नमस्कार मित्रों, डॉक्टर संजीव भानावत के चैनल में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज हम आपसे बात कर रहे हैं हमारी एक विद्यार्थी जिनका पत्रकारिता और थिएटर दोनों में बहुत ही एक कहना चाहिए कि व्यापक रूप से इन्वॉल्वमेंट रहा है। तो उनकी यात्रा कैसे शुरू होती है और किस तरह से उनका इंटरेस्ट क्रिएट हुआ और किस रूप में राष्ट्रीय पुरस्कारों से वे सम्मानित होती हैं, एक छोटी सी उम्र में इतनी सारी उपलब्धियां, उसको लेकर अपन बातचीत करेंगे। प्रियदर्शनी, स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में तुम्हारा। सर बहुत बहुत नमस्कार और मेरे गुरुदेव आपको शत शत प्रणाम। और यहाँ में जो भी दर्शक हमें देख रहे हैं, मैं अपने बारे में बताने से पहले गुरुदेव के बारे में बताना चाहूंगी। ये वो गुरुदेव हैं जिनसे हर शिष्य को, हर व्यक्ति को प्रेरणा लेनी चाहिए कि अपने जीवन काल में सतत कार्य करते रहें और सतत कार्य करते हुए कैसे ऊर्जावान रह सकते हैं। तो टिप्स भी आप इनसे ले सकते हैं और साथ ही साथ ये इनसे प्रेरणा ये ले सकते हैं कि अगर आप निरंतर कार्य करते रहेंगे तो आपके जीवन में अपने आप ऊर्जा रहेगी और आप सकारात्मकता की तरफ बढ़ते जाएंगे। तो गुरुदेव, आपकी ऊर्जा हमेशा ऐसी बनी रहे और आपकी ऊर्जा हम में भी विद्यमान रहे, मुझे यही हमारी लगता है आशा है। प्रियदर्शनी, जब अपने आसपास तुम्हारे जैसे विद्यार्थी और शुभचिंतक होंगे तो अपने आप ऊर्जा बरकरार रहेगी और काम करने की लगन। जब मैं आप लोगों को देखता हूँ किस तरह से सक्रिय हैं अपने क्षेत्रों में, अपनी अभिरुचि के साथ साथ अपने परिवार को देखना, अपने करियर को देखना, वो कहीं ना कहीं हमें भी प्रेरणा देता है। तो हम एक दूसरे के साथ कहीं सीखते हैं और ये जीवन की यात्रा यूं ही चलती रहती है। हालांकि मेरा तुम्हारे से पहला परिचय पत्रकारिता के पाठ्यक्रम में हुआ था, लेकिन आज अपन बात करेंगे बचपन से लेकर के। जब आपका जयपुर में जन्म हुआ तो थोड़ा सा बताएं, यदि आप आज अपने उस बचपन को या चाइल्डहुड को याद करें तो पेरेंट्स की भूमिका, परिवार में सबसे बड़े थे, छोटे थे, किस तरह का मतलब पालन पोषण हुआ और कैसे अपनी स्कूलिंग शुरू की। तो जो कुछ याद आ रहा हो इस समय, वो कुछ हमारे साथ साझा करें अपनी उन यादों को। सर, आपने बिल्कुल मुझे बचपन में पहुंचा दिया। वाकई में अगर मैं ये कहूँ तो हर जिसकी जिंदगी में ना बचपन बहुत अच्छा पल होता है। और आज भी जब मैं बच्चों को देखती हूँ तो मुझे लगता है यार ये वापस बचपन लौट जाए, क्योंकि उस समय आप किसी भी परिवार से हो, किसी भी वर्ग से हो, उस समय आप बिल्कुल निश्चिंत होते हैं दुनियादारी से, रिस्पॉन्सिबिलिटी से। तो वही बचपन रहा। हालांकि अब मैं बात करूं अपने बचपन की, अपने पारिवारिक स्थितियों की, तो एक मध्यम वर्गीय परिवार से आती हूँ जिसमें घर में एक व्यक्ति कमाने वाला और चार बच्चे, मतलब मम्मी पापा, चार बच्चे, और उस व्यक्ति के ऊपर जिम्मेदारी कि जो हमारा, हम यूपी से बिलोंग करते हैं, तो यूपी की फैमिली या जो मेरे ताऊ जी हैं या जो और मेरे रिलेटिव्स रहते हैं, उनका भी पालन पोषण कहीं ना कहीं उस एक व्यक्ति पर था, यानी कि मेरे पिताजी पर। तो मध्यम वर्गीय परिवार में और एक नौकरी पेशा व्यक्ति जिसके ऊपर न सिर्फ अपने चार बच्चों के पालन पोषण, भरण पोषण की जिम्मेदारी है, चार प्लस बच्चे मतलब तुम्हारे तीन भाई बहन थे? जी, और सबसे तो बड़े थे मेरे कितने भाई गगन हैं, मिश्रा, जो कितनी बहन? हाँ हाँ। दो भाई और दो बहनें। हम सबसे बड़े गगन मिश्रा, फिर एक और भाई है मेरे राहुल मिश्रा, फिर दीदी है दीपा मिश्रा, और घर में सबसे छोटी हूँ मैं, सबसे छोटे प्रियदर्शनी थे। मिश्रा। हम चार भाई बहन हैं और इस तरह से शुरुआत रही कि ठीक है, स्टार्टिंग जब बचपन में थे कि निश्चिंत अवस्था में थे, पढ़ रहे हैं, कौन से स्कूल में पढ़ रहे हैं। हमारी मेरी एजुकेशन या मेरे तीनों चारों भाई बहनों की एजुकेशन हिंदी मीडियम में ही रही है और पढ़ रहे हैं अच्छा। लेकिन एक वक्त वो भी आया जब पापा का पोस्टिंग हो गई थी कश्मीर। और ये तब की बात है सर, जब जम्मू कश्मीर के हालात बहुत ज्यादा खराब थे। तो पिताजी तो क्या आर्मी में रहे पिताजी? नहीं 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 नहीं, वो एग्रीकल्चर बैकग्राउंड में थे और उनकी सेमी गवर्नमेंट जॉब थी और उसमें उनके ट्रांसफर होते रहते थे, कभी यहाँ कभी वहां। मतलब वो पूरे इंडिया घूम चुके हैं, पंजाब वगैरह में भी। लेकिन सबसे ज्यादा विपत्ति तब आई जब हम सबकी स्कूलिंग चल रही थी, या यूं कहें कि हम टीनेज में आ चुके थे। और उस समय पापा का जम्मू कश्मीर में ट्रांसफर हो गया और वहां पे हालात बहुत गंभीर थे। मना करने के बावजूद ऑफिस ने वहां भेजा इन चार दोस्तों को, पापा के समेत। और इन चारों ने निर्णय लिया, वहां पे एक दुर्घटना घट गई एक दोस्त के साथ में, तो इन चारों ने निर्णय लिया कि हम जॉब से रिजाइन करते हैं। उस समय रिजाइन करना एक आम बात हुआ करती थी कि दूसरी जॉब मिल जाएगी, बट कहते हैं ना कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। उसके बाद में हमारे घर की कंडीशन थोड़ी बिगड़ती गई, थोड़ी आर्थिक स्थिति बिगड़ी और हमें उसका खामियाजा भुगतना पड़ा कि हमारी जो स्कूलिंग थी, हम एक अच्छे स्कूल में पढ़ रहे थे, उसके बाद हमें गवर्नमेंट स्कूल में आना पड़ा। थोड़ी सी स्थिति खराब हो गई। तो वो सर समय वाकई में, मतलब याद करती हूँ, थोड़ा आंखों में आंसू भर देता है कि कैसे
हमने उस समय निकाला आपके घर में। तो तुम कौन सी क्लास में थे? मैं सर 7th 8th क्लास की बात है। मैं कह रही हूँ ना, ये वो वाला टाइम था सर जब आपको ग्रो होना है। मैं सबसे छोटे घर की, जब मैं 6th 7th क्लास में हूँ तब ये स्थिति आ गई है। आपके स्कूल वाले आपको डांट रहे हैं, लाइन में खड़े हो जाओ, आपकी फीस नहीं आई है, और एक बार नहीं, हर महीने फीस नहीं आई है, और सबके सामने। वो जो बेइज्जती नहीं कहूंगे, लेकिन वो जो एक होता है ना 6th 7th क्लास के बच्चे के साथ में, तो वो घर आके हम रोते थे, लेकिन हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता था। क्या कहेंगे, मम्मी भी क्या करेंगे, पापा भी क्या करेंगे। और ये मेरी दीदी के साथ में बहुत होता था, क्योंकि हम दोनों एक ही स्कूल में थे और हम दोनों को लाइन से बाहर खड़ा कर दिया जाता था। तो वो फिर हमें गवर्नमेंट स्कूल में शिफ्ट किया कि भाई यहाँ प्राइवेट स्कूल में देने के लिए पैसे नहीं है, गवर्नमेंट स्कूल में हम आ गए। और वहां पे आकर इतना बड़ा स्कूल है, इतनी स्ट्रेंथ भरी पड़ी है, कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। तो ठीक है, कर रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, बस का किराया नहीं होता था, पैदल जा रहे हैं, सोचते थे कि बस में किराया ना लगे, बच जाए। तो वो जो 50 पैसे मिलते थे किराए में जो लगते थे, वो 50 पैसे हम बचाने की कोशिश करते थे कि अगले दिन काम आ जाएगा। बाकी बच्चे कैंटीन में खाते थे, हम उन पैसों को बचाते थे। तो सर वो समय देखा है हमने। लेकिन ये समय, ठीक है, मुझे लगता है कि यार ये समय सबके जीवन में अगर आता है तो ये आपको कहीं ना कहीं मोटिवेट भी करता है कि आपको जिंदगी कैसी जीनी है। हो सकता है कुछ लोग कहते हैं यही हमारा नसीब है, लेकिन अगर आप उसको नसीब ना समझ के बल्कि ये कहो कि मुझे चेंज करनी है अपनी जिंदगी। जैसे अब्दुल कलाम आजाद साहब कहते थे कि अगर गरीब आप पैदा हुए हैं तो आपकी गलती नहीं है, लेकिन अगर आप गरीब मर रहे हैं वो आपकी गलती है। हालांकि उस समय मुझे कोटेशन नहीं पता थी, लेकिन मन में एक वो था कि ये लाइफ तो मुझे नहीं जीनी, हमें ऐसी लाइफ जीनी, एक सपना। मैं आज भी अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को यही कहती हूँ कि तुम कैसे जीना चाहते हो वो हमेशा अपने जहन में रखो, अपने आप आपको रास्ता मिल जाएगा, आप जिस तरह की लाइफ चाहते हो। तो वो समय था, खैर वो समय भी गुजरा, हम गवर्नमेंट स्कूल में आ गए। वहां पर एक अच्छा फायदा ये हुआ सर, मुझे जो एक्सपोजर मिला। एक तो अभी तक हम क्या करते थे कि घर के पास में कुछ दूरी पर प्राइवेट स्कूल था, जाते थे अच्छे से। यहाँ पर हम प्राइवेट बस में जा रहे हैं धक्के खा के, जैसे पैसे बचाने, ये करने, लेकिन वो मेरी लाइफ के लिए अनुभव भी था। मैं कैसे कैसे लोगों से मिल रही हूँ। मजदूर वर्ग उस समय बहुत चढ़ता था, अभी भी, अब तो खैर नहीं सर हालात हमारे कि हम बसेस में ऐसे सफर करें, लेकिन उस समय जब सफर किया तो मजदूर वर्ग जुड़ रहा है। महिलाओं के प्रति अजीब सी स्थिति थी, बच्चियों के प्रति अजीब सी स्थिति थी। अब तो बच्चियां भी हैं वो भी धड़ल्ले से कह देती हैं, थोड़ी स्ट्रांग हो गई हैं। हम क्योंकि घर से निकले निकले थे, उतने स्ट्रांग भी नहीं थे, तो कोई कुछ कह देता था, रो लेते थे, कहीं किसी ने कुछ छेड़ दिया तो बहुत अजीब सा फील होता था सर। माहौल भी सर बहुत गंदा था, फ्रेंकली स्पीकिंग बहुत गंदा माहौल था लड़कियों को लेकर। और हम नए नए निकले थे, घर वालों ने ये भी नहीं समझाया था कि बेटा थोड़ा कड़क रहना, कोई भी हो कुछ कह देना, ये स्थिति भी रही, तो हमने वो भी एक्सपीरियंस लिया। वहां सर एनसीसी, नेशनल कैडेट कोर था हमारे स्कूल में। महारानी स्कूल की बात है, महारानी स्कूल बनी पार्क। उस स्कूल ने सर मुझे जीवन जीना सिखाया है, और एनसीसी में आके मैंने पूरे इंडिया का भ्रमण किया है, और एक अंदर मेरे बोल्डनेस आ गई। तो मैं थैंक गॉड कहती हूँ, या यूं कहूँ कि वो स्थिति ना आती तो शायद हम गवर्नमेंट स्कूल में नहीं आते, गवर्नमेंट स्कूल में नहीं आते तो मैं शायद एनसीसी में नहीं आती। एनसीसी ने मुझे जीवन का एक हिस्सा जीना सिखाया। मेरी जो बोल्डनेस आई है, या यूं कहूँ फिर मैं जो बोलने की बात है कि नहीं मुझे बोलनी है बात। ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट वहां हुआ, जीवन में अनुशासन और ओवरऑल तो नहीं सर, ओवरऑल तो नहीं, ओवरऑल हुआ मेरा रंगमंच में आके। अच्छा, आधा वहां हुआ, चलिए उसकी नींव उस समय वहां पड़ी। हाँ नींव पड़ गई। ये भी अपने आप में बहुत बड़ा संघर्ष है। एक 7वीं 8वीं क्लास में पढ़ने वाली छोटी सी बच्ची जो समय खेलने कूदने का, जैसे तुमने कहा नहीं, कोई चिंता नहीं होती बचपन में, तो 7वीं 8वीं क्लास तो क्या बहुत ही अल्पायु होती है। उस समय तो हम जीवन के सपने देखते हैं, सपने बुनते हैं, दोस्तों के साथ हंसी मजाक, और वो समय तुमने निकाला अपने उन पारिवारिक आर्थिक संघर्षों के बीच में, और कहीं ना कहीं उस व्यथा को अपने अभिभावकों के साथ, अपने भाई बहनों के साथ कहीं शेयर किया, और उसी में आगे के लिए सपने भी बुने कि कैसे हमें मेहनत करके, क्योंकि अपन देखते हैं हमारे पुराने जो महापुरुष हैं, इवन लाल बहादुर शास्त्री, इस प्रकार के जो हमारे राष्ट्र पुरुष रहे, उनका जीवन पढ़िए तो कितने अभावों में जीवन बीता था, और उन लोगों ने कितने नए प्रतिमान कायम किए प्रामाणिकता के, ईमानदारी के जीवन में, राजनीति में। आज तक हम उनको याद करते हैं बड़ी श्रद्धा के साथ। तो मुझे लगता है कि ये जो आर्थिक जो संघर्ष है वो ही शायद हमारे अंदर कहीं ना कहीं एक प्रेरणा देता है जो कुछ कर गुजरने के लिए। फिर एनसीसी ज्वाइन की, लेकिन एक समय आता है किसी भी बच्चे के जीवन में जब वो
अपना वैकल्पिक विषय चुनता है कि मुझे करना क्या है, तो उस सारे पारिवारिक माहौल में पूरा देश घूमा, कई तरह के अनुभव लिए, उस समय क्या सोचा था कि मुझे करना क्या है? क्योंकि जैसा सर तुमने कहा कि पारिवारिक स्थितियां थी, कोई गाइडेंस भी शायद नहीं मिली होगी, है ना? और अपना माहौल भी उस तरह का नहीं था कि कहीं कोई तुम्हें आगे बढ़ने के लिए या दिशा निर्देश दे। तो कैसे उस क्षण का वो अंतर्द्वंद याद करते हो अब, और कौन सा विषय चुना? शायद 10th क्लास में आकर के चुनना होता होगा उस समय क्या? जी 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 जी, मैं हमारे टाइम में तो 9th आरबीएससी क्लास से में हम लोग आरबीएससी करते से थे। है सर, राजस्थान बोर्ड से, और महारानी स्कूल में थे। और इवन अगर मैं यहाँ पर एक चीज ऐड करूंगी, बचपन से ही एक अंदर ना एक या यूं कहें कि शायद एनसीसी के बाद में मेरे अंदर एक वो आ गई थी कि मैंने अपनी वॉक ना थोड़ी लड़कियों वाली नहीं रखी कि लड़कियां या कुछ भी है, मेरी वॉक ऐसी रहती थी लड़कों वाली, है ना। और घर में सबसे छोटी थी, मेरे इतने हेयर्स थे, और बिल्कुल अपने आप को लड़का समझती थी, और ये सोच रखा था 8th 9th क्लास में कि शादी वादी नहीं करनी है अपने जीवन को। किरण बेदी से मैं बहुत इंस्पायर थी सर, क्योंकि उन दिनों किरण बेदी का वो हुआ था कि इन्होंने वो किस्सा बहुत पॉपुलर हो रखा था कि इन्होंने इंदिरा गांधी की गाड़ी तक को उठवा लिया था। ये एक ऐसी आईपीएस और ऐसी महिला है, एक महिला आईपीएस के नाते उनका बहुत बड़ा। क्रेन क्रेन बेदी कहा जाता था उनको, क्रेन बेदी। हाँ, तो उस समय मैं उनसे बहुत इंस्पायर थी, मेरी फैमिली वही बात करती थी। अच्छा, मेरी मम्मी का एक सपना था कि मेरे 4 बच्चे हैं, एक बच्चा मेरा डॉक्टर बने, एक जज बने, एक पुलिस में जाए, और एक दूसरे ऐसे फील्ड में जो हमारे 4 स्तंभ माने जाते हैं नौकरी पेशा के लिए। तो मेरे लिए उन्होंने सपना देख रखा था कि किरण बेदी से बहुत इंस्पायर है, या किरण बेदी की बात करती रहती है। मैं सर ना कानों में कुछ पहनती थी, जहां पर मेरी इस उम्र की लड़कियां नेल पेंट लगा रही हैं, बिंदी लिपस्टिक कानों में पहनती है, शादी ब्याह में भी मैं कुछ नहीं करती थी। और मेरा यही था, मुझे ऐसे ही रहना है। और जब एनसीसी और साथ में ज्वाइन कर ली, तो फिर तो मैं बिल्कुल ऐसी हो गई कि बस अब तो मुझे डिफेंस में ही जाना है। और मैं उस टाइम बहुत ज्यादा देशभक्ति मेरे अंदर कूट कूट के भरी थी, आज भी है, लेकिन अब वो दूसरे तरीके से। तब मुझे सिर्फ यही लगता था कि देशभक्ति दिखाने का तरीका सिर्फ डिफेंस में जाकर ही हो पाएगा। तो मेरे अंदर वो फिर एनसीसी और ले ली, तो देशभक्ति के प्रति, देश के प्रति मेरी बहुत भक्ति जो है वो बढ़ती गई, और मेरा फाइनल था कि मुझे डिफेंस में जाना है। नहीं, हमारे लेकिन 9। प्रियदर्शनी एक चीज पूछूंगा यहाँ कि हाँ जैसे जी। तुमने कहा कि तुम्हारा जो सारा जो उस समय का पर्सनैलिटी या व्यवहार जिस तरह का था, लड़कों की तरह तुम व्यवहार करते थे, तो क्या कभी मम्मी ने टोका कि तुम लड़की हो, लड़की की तरह से रहो? क्योंकि आम मध्यम वर्गीय परिवारों में प्राय यही होता है, यही हाँ, शिक्षा दी जाती है ना? तो ऐसे कोई क्षण आए क्या, कहीं क्लैश हुआ क्या उस तरह का पेरेंट्स के साथ या बड़े भाई बहनों के साथ? नहीं 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 सर, बल्कि बड़े भाई मुझे ये कहते थे कि यार ऐसे क्या चलती है। अच्छा, दीदी को कोई नहीं टोकता था, दीदी हम्म। बिंदी भी लगा रही है, दीदी कानों में भी पहन रही है, दीदी को कोई नहीं टोकता था। मुझे मेरे बड़े भाई ने कहा यार ऐसे क्या चलती है, बड़ा ऐसे दबंग होके चला के। तो बस वहीं से सर वो दबंग में ही सी आ गई। अच्छा। सर एनसीसी लेने के बाद में जो मुझे एक चीज और लगी, वही आर्थिक स्थिति आ गई सर। वहां पे हमें मिलता था टीएडीए प्लस स्नैक्स मिल रहे। तो मुझे लगता था यार 2 रुपए मिल रहे हैं और महीने के 16 रुपए इकट्ठे हो जाते हैं आपके। तो लो उस समय 2002 नहीं, 1999 और हम्म। 1998 की बात है सर ये, जब मैं 9th और 10th कर रही थी। हाँ हाँ। 1999 में मेरा 10th हुआ है, और 9th क्लास में मैंने एनसीसी ले लिया था। उस समय सर 16 रुपए महीने के आपको मिल रहे हैं बिना बात के, जहाँ 50 पैसे के लिए वो हो रहे हो। मेरे लिए बिल्कुल। तो बहुत बड़ी बात हो गई। मैंने कहा, अरे वाह ये बढ़िया है। सर एक रीजन वो भी था एनसीसी में बने रहने का, मुझे पैसा मिल रहा है, और चाय नाश्ता मिल जाता है, क्रीम रोल मिल जाते हैं, केले मिल जाते और हैं, देश देश घूमने को मिला, उससे बड़ा उपलब्धि और देश क्या घूमने होगी? को मिल रहा है आपको, है ना। 20-20 दिन 10-10 दिन की ट्रिप पर जा रहे हैं हम बिल्कुल अच्छे हम्म। से। तो एक कारण वो भी था सर, वो अच्छा लगा मुझे। वो दीदी ने एनएसएस ज्वाइन किया, उनको वो नहीं रहता था, लेकिन मुझे अच्छा लगता था। वहां से हम ड्रिल कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। ये जब मेरे पास में एनसीसी थी, तो स्कूल में भी आप हेड गर्ल बन गए, वो और अच्छी हम्म। बात हो गई। पावर हमेशा से मुझे अट्रैक्ट करता रहा, कि मुझे अट्रैक्ट मतलब मुझे सेंटर में रहना एक हमेशा से मुझे रहता था। मैं क्योंकि जब प्राइवेट स्कूल में थी तब भी माँ मैं मॉनिटर थी, जब गवर्नमेंट स्कूल में आई जहां पर 60-70 की स्ट्रेंथ थी एक क्लास में, और सेक्शन थे हमारे सर ए से लेकर एन तक, और वहां पर आप अगर अपने पर्टिकुलर क्लास के मेन वो हो, यानी बड़ी बात हो गई। तो उसने हम्म। उस चीज ने मुझे फैसिनेट किया। ऐसे करते करते खैर जूनियर विंग में होता सर 9th 10th 11th से हमारे सीनियर विंग काउंट करने लग गए थे एनसीसी में। फिर मैं 11th में आ गई, 12th में आके मेरा कंप्लीट हो, फर्स्ट ईयर में आके मेरा कंप्लीट हो गया था एनसीसी 3 साल वाला हम्म। जो कंप्लीट था।
फाइनल ईयर में जब थी तो हमें पता चला कि डायरेक्ट इंटरव्यू होते हैं आपके, अगर आपको डिफेंस में जाना है 5 ईयर कमीशन में, आपको रिटर्न एग्जाम नहीं देना, बस आपको जाना है, फिजिकल टेस्ट करवाना है। ये वो वहां गाइडलाइन की मुझे कमी हुई मेरे, कि मैं प्रॉपरली, मुझे गाइडलाइन नहीं मिली प्रॉपरली, मुझे वो कोचिंग के लिए करनी चाहिए थी कि फिजिकल अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए मुझे वहां, मुझे आज लगता है अगर मुझे वहां पे थोड़ी सी गाइडलाइन मिली होती, मुझे कोचिंग अटेंड करने के लिए थोड़ा सा वो मिला होता, तो शायद नेशनल डिफेंस में होती। करियर दूसरा होता। हाँ, दूसरा ये हुआ कि जब मैं महारानी कॉलेज में एडमिशन ले रही थी तो मेरे नहीं, भाई ने कहा महारानी कि से पहले अपन ये बात कर रहे थे कि स्कूल में सब्जेक्ट्स क्या लिए। हाँ, 11th में सर जब मैं आई तो आर्ट्स में ही जाना था मेरा, साइंस वाइंस का मेरा कोई इंटरेस्ट था नहीं ना, मैं बहुत अच्छी थी साइंस में। तो मैंने सर फिर लिया होम साइंस, म्यूजिक लिया था सर पहले होम साइंस की जगह, बट म्यूजिक में मैम ने कहा नहीं तुम नहीं गा सकती हो, रहने दो, चेंज करो। फिर मैंने ड्राइंग ले लिया। ड्राइंग में उन्होंने पहले दिन ही ना वो सामने एक ऑब्जेक्ट रख के बनाना शुरू करवाया कि बनाओ दिखाओ। मैंने कहा भैया ये अपने बस का नहीं है। मैंने फिर वहां पे सब्जेक्ट चेंज किया, मैंने होम साइंस ले लिया। इसके अलावा मेरे पास था हिस्ट्री और संस्कृत। इन सब्जेक्ट का चुनाव सर मैंने बहुत सोच समझ के नहीं किया। फिर वही बात, गाइडलाइन नहीं थी कि क्या सब्जेक्ट लेने हैं जो आपके करियर के लिए आगे सही रहेंगे, आपको क्या बनना है। क्योंकि 9th में ही आके मैंने डिसीजन ले लिया था कि मुझे डिफेंस में जाना है, तो पेरेंट्स को ये पता था कि इस लड़की को डिफेंस में जाना है, बस इतना सा पता था, बाकी गाइडलाइन कहीं कुछ नहीं, कहीं ये नहीं हुआ कि तुम क्या सब्जेक्ट क्यों ले रहे हो, क्या ले रहे हो। ये सर सारी बात हुई। तो फाइनली मैंने बिना सोचे समझे या नॉर्मल जो सब्जेक्ट लगा इसके साथ में ही मैच कर रहा है, इसके साथ में ही मैच कर रहा है, तो 8 सब्जेक्ट लिया जिसमें मैंने ये होम साइंस, हिस्ट्री और संस्कृत 3 लिए, क्योंकि ये सोचा कि संस्कृत में नंबर बहुत अच्छे आ जाते हैं, स्कोरिंग, हाँ साइंस में नंबर अच्छा आ जाता है तो पोजीशन अच्छी बन जाएगी। हाँ हाँ वही था। ऐसा भी रहा क्या मस्तिष्क हाँ में? हाँ, संस्कृत मैंने इसीलिए जी। लिया था क्योंकि एक तो मेरी दीदी के पास भी संस्कृत था, हम्म। तो मैंने कहा चलो पढ़ाने में भी थोड़ा सा इनका मुझे सहयोग मिल जाएगा। हिस्ट्री के पीछे कारण था कि उसके साथ मैच नहीं हो रहा था, संस्कृत और होम साइंस के साथ में तीसरा सब्जेक्ट कोई मैच नहीं हो रहा था। इंग्लिश था, इंग्लिश में अपना मामला कोई बहुत अच्छा था नहीं सर उन दिनों, क्योंकि हम हिंदी मीडियम से पढ़े हैं। मुझे लगा बहुत प्रेशर आ जाएगा क्योंकि मैं एनसीसी में भी हूँ, उसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा। तो हिस्ट्री में मेरा इंटरेस्ट आज भी है, मैं आज भी, मुझे इतिहास जो है थोड़ा सा फैसिनेट करता है, ऐसा लगता है कि इतिहास जानना अच्छा लगता है मुझे, तो मैंने हिस्ट्री ले लिया। इकोनॉमिक भी था लेकिन मैथ्स मेरी वहां भी वीक रही है तो मैंने तो हिस्ट्री ले लिया फाइनली। वही मैं कह रही हूँ सर, बिना सोचे समझे 10वीं क्लास का 99 का बच्चा या 1998 में जो बच्चों की एक वो रहती थी, एक जो तबका था बच्चों का इस मेंटल लेवल पे थे, तो मैंने वहां वो ले लिया, तो यही रहा सर। मुझे एक सवाल और सूझता है, जैसे तुमने कहा कि हमेशा पावर में रहने की इच्छा थी और क्लास में मॉनिटर भी रहे, और पढ़ाई में कैसे थे? पढ़ाई मतलब में सर मैं मतलब देखिए मैंने 8 तक तो टॉप किया है सर। 9th में मेरी सेकंड डिवीजन बनी थी क्योंकि नया नया स्कूल ज्वाइन किया था, और उन्हीं दिनों मेरे पारिवारिक स्थिति बिगड़ी थी, उन्हीं दिनों मैंने एनसीसी ज्वाइन किया था, उन्हीं दिनों समाज की जो चीजें एक्सप्लोर कर रही थी मैं, चाहे वो लड़की होने के नाते हो, क्योंकि उन्हीं दिनों घर से बाहर निकली थी, तो 9th जो थी ना मेरी, तो यहाँ मेरे पर मन एक में चीज। जिज्ञासा नहीं, मेरी जिज्ञासा ये है कि एक ऐसी बच्ची, ऐसी लड़की जो क्लास में मॉनिटर भी है, दूसरी एक्टिविटीज में भी अच्छा परफॉर्म कर रही है, केवल एक फीस के कारण स्कूल में मानसिक रूप से इतना प्रताड़ित किया जा रहा है। क्या हमारे यहाँ की जो शैक्षिक व्यवस्था है उसमें कहीं ऐसे प्रावधान नहीं है स्कूलों में कि इस तरह के बच्चों को मोटिवेट किया जाए, कुछ कंसेशन दिया जाए, स्कॉलरशिप दी जाए, कुछ रियायत दी जाए कि ठीक है इस बार नहीं तो अगली बार दे दीजिएगा, क्योंकि ये स्कूल बच्चों को इस तरह से प्रताड़ित करने की बजाय बच्चों के लिए एक नर्सरी है जहां उनको फलने फूलने का मौका दिया जाए। तो क्या इस तरह का माहौल आपको नहीं मिला वहां शिक्षकों के सानिध्य में, या वो जो वहां का प्रशासन है या मैनेजमेंट है उसमें? मैं ये मानती हूँ कि 96 95 96 97 की बात है। हमारी प्रिंसिपल जो थी, वो स्कूल बहुत अच्छा था सर, प्रिंसिपल का विजन भी बहुत अच्छा था। बदकिस्मती से आज मैम, हमारे जो प्रिंसिपल मैम थी वो दुनिया में नहीं है, लेकिन आज भी वो मुझे मैडम याद है, और आज भी जब मैं अपने गुरुओं की बात करती हूँ, उनकी बात करती हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे जो सीख दी है वो आज भी मेरे साथ चल रही है। एक जो उनकी कमी है जो मैंने अभी आपसे साझा की, असेंबली में इस चीज का कहना, मुझे आज भी लगता है कि ये एक उस समय के बच्चे के लिए जो 7th क्लास में है, 6th क्लास में है, 8th क्लास में है, मानसिक स्तर उसका क्या होता है, उस समय आप बच्चे को बाहर खड़ा कर रहे हो, ये चीज गलत थी, जो मैं आज भी ऑब्जेक्शन करती हूँ। उस समय सर ना तो आरटीई था, राइट टू एजुकेशन,
ना दूसरी इस तरह की काउंसलिंग हुआ करती थी बच्चों के लिए, ना काउंसलिंग सेंटर स्कूल्स में हुआ करते थे, अगर हम बड़े बड़े स्कूलों की बात छोड़ दें तो। स्कूल का विजन अच्छा था, प्रिंसिपल का विजन अच्छा था, लेकिन यहाँ वो गलतियां करती थी जो मैं मानती हूँ। अगर आज वो होती भी सामने तो मैं शायद उनको कहती कि मैडम उस कारण से शायद कहीं ना कहीं हम प्रताड़ित हुए हैं। ये बात मेरे आपके ख्याल साथ जो सही है। शिक्षक या सुन रहे हैं इस बातचीत को, तो वो शायद कहीं महसूस करें कि एक 9वीं 10वीं 8वीं क्लास के बच्चे को किस तरह का व्यवहार करना है। आप उसको इंडिविजुअली कह सकते हो, उनके पेरेंट्स से बात कर सकते हो, उनकी समस्या को समझ सकते हैं और रियायत दे सकते हैं। इस तरह का कोई प्रयास करते तो शायद उस बच्चे को और अधिक उसका आत्मबल मजबूत होता, बजाय टूटने के। चलिए, आप हाँ कॉलेज नहीं, में आए, फिर मैं सर कॉलेज यहाँ में। पर एक चीज मैं हाँ। इसलिए कहना चाहूंगी क्योंकि जो चीज अच्छी है वो कहनी चाहिए। असेंबली एरिया के अलावा, असेंबली टाइम के अलावा कभी ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने हमें किसी चीज से पार्टिसिपेट करने के लिए रोका हो, किसी भी चीज में पार्टिसिपेट करने के लिए रोका हो। हमारे उस समय सैटरडे को नन्ही दुनिया वो हुआ करती थी, हाँ नन्ही दुनिया नाम से ही हुआ करती थी वो सैटरडे। वो शायद उस समय के स्कूल में सब जगह होता था। उस समय वो शनिवार का दिन होता था कि बच्चा इस तरह की एक्टिविटीज करेगा, उसमें कॉम्पिटिशन्स भी होते थे। कभी इवन एनुअल फंक्शन में कभी भी उन्होंने हमें किसी में पार्टिसिपेट करने के लिए नहीं रोका। मुझे आज भी याद है, एक कंपटीशन था, ड्राइंग कंपटीशन, उसमें कुछ पैसे लगने थे। वो पैसे उन्होंने भरे, मेरे और मेरी दीदी के। लेकिन फिर वही बात, सब अच्छा कर रही है, लेकिन एक जो पक्ष है कि असेंबली में आप शायद हमारे 300-400 की स्ट्रेंथ होगी, उसमें आप एक बच्चे को निकालते हो या हमारे जैसे और बच्चों को निकाल देते हो और पूरे, क्योंकि मुझे आज भी याद है क्लास में मेरा मजाक बनता था, ए तूने फीस नहीं दी, ए तूने फीस नहीं दी। वो शायद ना थोड़ा सा सही नहीं था। वो आजीवन उसकी मेरे ख्याल एक कसक हाँ जो है या पीड़ा जो है वो रहेगी। चलिए, फिर कॉलेज में आते हैं। फिर कॉलेज में किस तरह के विषय लिए और अपनी पढ़ाई को और जो अपनी दूसरी हॉबीज है उसे कैसे आगे जारी रखा? तो कॉलेज में मैंने उस समय 2001 की बात है, कॉलेज में मेरा सपना 2000 की बात है, मुझे महारानी कॉलेज में ही आना था क्योंकि उस समय महारानी कॉलेज टॉप पर था। मुझे आना महारानी कॉलेज में था, मेरी दीदी का एडमिशन महारानी कॉलेज में हो चुका था। मेरी दीदी मुझसे 3 साल बड़ी, उनका एडमिशन हो चुका था। मेरी परसेंटेज 65 बनी थी उसमें, ट्वेल्थ में, 12th में। सॉरी 62 परसेंटेज बनी थी और 2% मुझे एनसीसी का मिला था, जैसे 64 बनी थी मेरी। तो मुझे आना महारानी कॉलेज में था, कट ऑफ गई थी 65। मैंने वहां पे जाके फिर भाई ने कहा, गगन मिश्रा ने कहा कि यार यहाँ पे ड्रामेटिक सब्जेक्ट है, क्योंकि वो ऑलरेडी ड्रामा से थे, तो तू ड्रामा ले ले, स्कोरिंग सब्जेक्ट, तेरा स्कोर हो जाएगा अच्छा। सर स्कोरिंग सब्जेक्ट के कारण मैंने ड्रामा लिया। अच्छी बात ये थी सर, जहाँ 65 लिस्ट गई थी, कट ऑफ लिस्ट आर्ट्स में, वहां मेरा 64 पे हो गया था। क्यों? क्योंकि ड्रामा में कोई स्टूडेंट ही नहीं थे, ले दे के 3-4 अच्छा। स्टूडेंट थे, तो उनको लगा जिसने ड्रामा ऑप्ट किया है तो उन्होंने गोला बना दिया एडमिशन का, हाँ ठीक है डन, क्योंकि मैंने ड्रामा ऑप्ट किया था। तो ड्रामा लिया मैंने वहां पे, तो मेन अच्छा, जो मेरा उसके ड्रामा पहले होता कभी थिएटर में या ड्रामा में पार्टिसिपेट नहीं किया स्कूल में? है सर, 8th क्लास में किया था एनुअल फंक्शन में, वो बड़ी बहू कहानी जो है, अच्छा अच्छा। वो कहानी को ड्रामेटाइज किया था। तो जो बच्चों के नाटक होते हैं वैसा सा नाटक किया था हमने 8th क्लास में। इसके अलावा कोई नाटक नहीं किया था और कोई कुछ नहीं। ना भाई का कभी कोई नाटक देखा था, ना भाई का कभी कोई नाटक देखने गए। भाई ने भी शायद 9th या 10th में जवाहर लाल की वर्कशॉप ज्वाइन कर ली थी, हमें पता था कि वो नाटक वाटक देखते हैं, करते हैं, लेकिन मैंने कभी कोई ना नाटक देखा था ना नाटक किया था। बस वो 8th क्लास में जो किया था बस वही किया। फिर ड्रामा ले लिया, हो गया। उसके बाद एनसीसी नहीं छोड़ी, क्योंकि फर्स्ट ईयर तक मेरे पास एनसीसी का फाइनल ईयर चल रहा था मेरा, तो मेरा पूरा जो फर्स्ट ईयर है ना, इस समय मेरा ड्रामा में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था। मैं पूरी की पूरी तरह एनसीसी में इन्वॉल्व थी। मेरा फाइनल ईयर और था, तो मैं अंडर ऑफिसर की रैंक मुझे मिली हुई थी, तो वो भी दबदबा था, वो भी बहुत अच्छा लगता था। 26 जनवरी 15 अगस्त की परेड में अपन आगे रहते थे हमेशा। तो जैसा कि मैंने पहले कहा कि मुझे हमेशा से आगे रहना, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बने रहना अच्छा लगता था, तो मेहनत ज्यादा करती थी मैं। बिल्कुल। ये सब चीज रही। फिर फर्स्ट ईयर में जब मेरे पास 2 बार कॉल लेटर आए सर, सेकंड ईयर में आते आते मेरे को 2 बार कॉल लेटर आए डिफेंस की नौकरी के लिए लखनऊ से। दोनों बार सर ऐसा हुआ, पहली बार मैं जवाहरलाल की वर्कशॉप कर रही थी तो मैंने मना कर दिया। फिर 2005 में आया मेरे पास में, फिर वही गाइडलाइन की कमी और मुझे लगा कि मैं तो फिजिकली दौड़ ही नहीं पाऊंगी। उसने सब मेरे हमारे सीनियर्स ने आके बताया था कि इतने मिनट में आपको इतना दौड़ना होता है और आपसे ये करवाते हैं वो करवाते हैं। मेरी तो कोई ट्रेनिंग ही नहीं हुई थी। फिर मेरा कुछ भी नहीं हुआ था। फिर कोई गाइडलाइन नहीं थी। फिर ऊपर से एक और हमारे सर थे महान एनसीसी के ही, उन्होंने पापा को आकर कह दिया कि लड़कियों का तो हैरेसमेंट होता है।
आप ऑर्डर गए बिना इसके कि कहीं और क्वेरी की जाए या कुछ और किया जाए, किसी की बात को सुनकर उन्होंने भी अपने बैक स्टेप ले लिया। मैंने भी ज्यादा सीरियसली नहीं लिया, अरे यार ठीक है करके ओके, वो चैप्टर वहीं क्लोज हो गया। तो मतलब मेरा वो सपना, मैं यूं कहूँ, मैं आज किसी और को सर इसके लिए दोषी देना शायद सही नहीं है। मुझे लगता है कि वहां पे मुझे स्ट्रांग होना चाहिए था। परिस्थिति या भाग्य है कि नहीं जा पाए उधर। हाँ, वही है कि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे स्ट्रांग होना चाहिए था, मुझे विद्रोह कर देना चाहिए था, लेकिन शायद मैं उतना अ, अपने आप को स्टैंड नहीं ले पाई मैं, कि नहीं मुझे तो जाना ही है, नहीं मुझे तो करना ही है, स्टैंड नहीं ले पाई। तो बस फिर यही कहती हूँ सर, थोड़ा सा गाइडलाइन मिल जाती तो शायद हो जाता, बट ठीक है, मुझे यही आना था, बात ये है। फिर सर ड्रामा में पूरी तरह इन्वॉल्व हो गई। फर्स्ट ईयर तक जैसे तुमने कहा कोई भी प्ले वगैरह में पार्टिसिपेट नहीं किया, किया था अब थिएटर के से कब जुड़ा हुआ फिर, मतलब? सर, हमारे प्रैक्टिकल होते हैं, फर्स्ट ईयर में भी प्रैक्टिकल हुआ। अब क्योंकि मेरा जुड़ाव हमेशा एनसीसी में रहा, तो मेरे पास लेटर रहता था कि भाई मैं तो एनसीसी कैंप में गई हूँ, तो कंसीडर किया जाए। तो उसके बेस पे नंबर तो मिल गए, लेकिन हमारी जो मैम थी, प्रोफेसर श्रीवास्तव मैम, वो थोड़ा सा नाराज ही सी रह रही थी, ये तो कुछ करती नहीं है। सेकेंड ईयर में फिर रवि सर आ गए थे वो पढ़ाने के, और क्योंकि मेरा एनसीसी भी कंप्लीट हो गया था, तो सर फिर और एनसीसी का वो समय आ गया था कि जब अब जा ही नहीं रहे हैं। फिर वहां पे मैंने अपना सेकेंड ईयर में आई, तब मैंने जवाहर कला केंद्र की वर्कशॉप एज ए लर्नर ज्वाइन की थी। वहां से सर मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ थिएटर में। फर्स्ट ईयर तक मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था थिएटर में, मैं बस नाटक देखे, जो प्रैक्टिकल नाटक हुए बस वो देखे, इसके अलावा कुछ नहीं। सेकंड ईयर में मैंने जब जवाहर कला केंद्र की वर्कशॉप एज ए लर्नर ज्वाइन की, वहां मेरा उस एक महीने की वर्कशॉप में इंटरेस्ट डेवलप हुआ, और इतना इंटरेस्ट डेवलप हुआ कि मैंने वर्कशॉप करने के बाद में गर्मियों की छुट्टी में एक नाटक लिख दिया 30 मिनट, सपनों का राजकुमार। और अपने सेकंड ईयर के बच्चों के साथ में, जो हमारे बैचमेट थे, 6-7 बच्चे थे हम लोग, 6-7 बैचमेट थे मेरे, उनके साथ, और जो सीनियर थे उनके साथ मिलके हमने रवि सर का सपोर्ट लेके कि हम कुछ करेंगे कुछ करेंगे करके, हमने फिर एक नाटिका कंपटीशन, लघु नाटिका कंपटीशन करवाया कॉलेज में। पहली बार शायद हुआ था या दूसरी बार हुआ होगा वो, बहुत सालों में, या तो पहली बार हुआ था। तो हमने करवाया, पूरे कॉलेज उसमें इन्वॉल्व हुआ, हमने ऑडिशन लिए बकायदा, आओ, पोस्टर लगाया खुद ने बना बना कर, हमारे 6-7 बैच जो थे, लड़कियां जो थे, पोस्टर लगाए पूरे महारानी कॉलेज में। फिर हमने ऑडिशन लिए, फिर हमने वो नाटक डायरेक्ट किया, फिर हमने वो एक दिन में वो 3 नाटक हुए, हमारे सीनियर्स ने भी उसमें नाटक किए, मेरे भी नाटक थे, हमने एक्ट भी किया। तो इस तरह से वहां से रुझान हुआ। फाइनल ईयर हुआ तो मेरा रुझान बढ़ गया, अच्छे नंबर आ गए, 65% आ गई, और उसके बाद फिर सीधा मास्टर्स करना था। ग्रेजुएशन के बाद में आगे बढ़ने के पहले मैं ये पूछूंगा, पहला जो प्ले परफॉर्म किया अपना जवाहर कला केंद्र की उस वर्कशॉप में, उसका नाम क्या बताया? सपनों का? नहीं सर, सपनों का राजकुमार मैंने लिखा था, परफॉर्म अच्छा, तो सर तुमने यहाँ, लिखा पहला हाँ नाटक? वो मैंने तुमने लिखा लिखा था, वो मैंने लिखा था ओके। 2002 में। जवाहर कला केंद्र में जो नाटक मैंने परफॉर्म किया था वर्कशॉप के दौरान, एक तो वर्कशॉप का नाटक था जो उस पर था, भूकंप वगैरह पे था, उसका नाटक का नाम तो एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, लेकिन उसी वर्कशॉप के दौरान हमने एक नाटक और तैयार किया था सरताज नारायण माथुर साहब के अंडर में, वो था बुनियाद। तो इसकी पब्लिक परफॉर्मेंस हुई थी या केवल वर्कशॉप पब्लिक का प्रोडक्शन? पब्लिक 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 परफॉर्मेंस। वो जब पहली बार पब्लिक में जाकर के ये प्ले किया, देखिए रिहर्सल में तो ठीक है, अपना ही ग्रुप है जिनके साथ रोज उठ बैठ रहे हैं, जब पहली पब्लिक परफॉर्मेंस की, उस समय का कुछ क्या अनुभव रहा कि मतलब क्या फील हुआ? कई बार लगता है ना, आपको एक्सप्रेशन भी देना है ना, और कलाकार किस तरह का सपोर्ट कर रहे हैं, कई बार होता है हम डायलॉग भूल जाते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो वो पहले नाटक की जो अनुभूतियां होती हैं, वो कुछ याद आ रही है उस समय की? जाने के पहले धड़कन कितनी तेज थी, या कहीं कोई हिचक नहीं हुई, सीधे जाकर के मैदान में कूद गए अपन? नहीं सर, अब इसमें दो चीजें हैं सर। जैसा कि मैंने पहले कहा था कि एनसीसी ने मेरे जीवन में बहुत बड़ा रोल निभाया है। मैं जिस कॉन्फिडेंस बहुत आ परिवार से गया। आती हूँ, हाँ, मैं जिस परिवार से हूँ, वहां पर हम बहुत हेजिटेट करके रहते थे। और मुझे आज भी याद है, मैं एक डिपार्टमेंटल स्टोर में गई थी, उस समय डिपार्टमेंटल स्टोर का एक कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ ही हुआ था। तो वहां पर लड़कियां या जो भी आ रहे हैं यंगस्टर्स, या जो इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे आते थे, हाँ अंकल ये कितने का है, हाँ ये सामान उठाया, हाँ ये। और मैं हिचकिचाती सी ऐसे ऐसे खड़ी हुई थी, बिल्कुल मुझे आज भी वो सीन याद है। और मेरे भाई ने टोक, मुझसे 7 साल बड़े हैं मेरे भाई गगन मिश्रा, टोक कर काटा, ऐसे किसी पागल की तरफ खड़ी हुई है जरा। मुझे लगा यार, मैं मतलब मुझे ऐसा लगता था कि ये लेवल अलग है, मेरा लेवल अलग है। लेकिन एनसीसी में जब आई ना मैं, मुझे लगा नहीं,
भले वो इंग्लिश मीडियम स्कूल से है लेकिन हम भी बराबर लेवल पे हैं। और एक टाइम ये आ गया था कि इंग्लिश मीडियम स्कूल वाले बच्चे जो एमजीडी के हो चाहे दूसरे सोफिया के बच्चे, और हम जब एनसीसी में साथ में थे, तो वो मुझसे दोस्ती करने के लिए रहते थे कि यार इस लड़की से दोस्ती की जाए। तो उस चीज ने मेरा कॉन्फिडेंस बिल्डअप किया। प्लस गॉड गिफ्ट है अंदर या क्या है पता नहीं, मुझे एक एक्टिंग का मेरे अंदर कीड़ा होगा जो मुझे वर्कशॉप के दौरान निकल कर आया। तो वहां पर भी ये हुआ कि यार इस लड़की में दिमाग है, इस लड़की में वो टैलेंट है। तो वर्कशॉप के दौरान भी लोगों ने मुझे रिकॉग्नाइज किया। फिर जब पहली बार किया, हाँ ये बात सही है कि धड़कन ये बढ़ रही थी कि डायलॉग भूल गए तो, ऐसा हो गया तो, उसने ऐसा कर दिया तो। लेकिन जब स्टेज पर गए तो मैंने बहुत अच्छे से परफॉर्म किया। तब मेरे मतलब डर नहीं था। इवन जो भी गड़बड़े भी हुई होंगी या कुछ भी हुआ होगा तो संभाल लेगा। मैनेज हो गया था। हम्म। ऑडियंस ने जब रिकॉग्नाइज किया, वो मेरा पहला प्ले था 2003 का सजा, जहां से मुझे रंगमंच में हाइक मिली। इससे पहले मैंने बहुत नाटक किए, प्रोफेशनल लेवल पे लोग मुझे लेने लग गए थे। या यूं कहें कि जब हमारे हमारे यहाँ हिंदी रंगमंच प्रोफेशनल थिएटर में नहीं आता है सर, और जयपुर की बात करें तो प्रोफेशनल थिएटर है ही नहीं, चौकिया रंगमंच है यहाँ पर। तो लेकिन कॉलेज के अलावा या मास्टर्स अपने डिपार्टमेंट के अलावा जब मैंने बाहर नाटक करने शुरू किए, लोग मुझे लेने लग गए थे बतौर एक्ट्रेस। लेकिन रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिल रहा था कि हाँ ठीक है वो एक एक्टर है, एक्ट्रेस है, अच्छे से काम कर लेते। मैंने सदा नाटक किया था सर 2003 में। वैभव माथुर जो भाभी जी घर पे है, मैं टीकाराम जी की भूमिका निभाते हैं, वो अपने जयपुर रंगमंच के उम्दा कलाकार रह चुके। उन्होंने वो प्ले डायरेक्ट किया था। हमने 3 महीने उसकी एक तरह से वर्कशॉप या पूरी तैयारी की। और जब वो मैंने नाटक किया उसके बाद मेरा रिकॉग्नाइजेशन जो जयपुर थिएटर में हुआ, वहां से मुझे एक पहचान मिली रंगमंच की दुनिया में। अच्छा, तुम्हारे दोनों विधाएं, जैसा तुमने कहा कि पहली बार नाटक भी लिखा और अभिनय भी किया, निर्देशन में भी रुचि रही? हाँ सर, बहुत रही। तो तीनों वही ना सर, एरियाज में, मतलब स्क्रिप्ट भी लिखी, हाँ एक्टिंग भी की और डायरेक्शन भी किया। एक्टिंग मैंने अपने वाले नाटक में नहीं की, हाँ, मतलब यो करते उसी रहे। नाटक में की। तो अपना ये, क्योंकि 2003 में पहली परफॉर्मेंस और 2025 में अपन बात कर रहे हैं, 2002 में सर मेरी पहली परफॉर्मेंस थी वर्कशॉप वाले। तो ये 20-22 साल का जो पूरी अपनी यात्रा है थिएटर की, उसे आज किस रूप में देखते हो? क्या क्या उपलब्धियां रही, किस तरह के संस्मरण है, कुछ उसके बारे में चर्चा कीजिए। किन डायरेक्टर्स के साथ काम किया, कौन से कलाकार थे, कभी एनएसडी में जाने की इच्छा हुई कि नहीं हुई? जी जी ये जी, बहुत सारी चीजें बिल्कुल जुड़ी हुई, शौकिया करते रहे, प्रोफेशनल लेवल पर अपनाने की कभी इच्छा हुई, बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। तो बिल्कुल सर। इन्हें जब कैसे मैंने देखते हैं? मास्टर्स करने के लिए राजस्थान यूनिवर्सिटी के ड्रामेटिक डिपार्टमेंट में जब मैं आई, 2004 की बात है, मास्टर्स करने के लिए हमारे बस वो बैच वही छोटा सा बैच हुआ करता था, ज्यादा बच्चे होते नहीं थे। प्रोफेसर रवि चतुर्वेदी जी जो थे वो हमारे एचओडी थे, और पढ़ भी रहे हैं। लेकिन नाटक को लेकर उतना एक्सप्लोर हम नहीं कर पाए प्रैक्टिकल लेवल पे डिपार्टमेंट में। आज वर्तमान स्थिति ज्यादा अच्छी है राजस्थान यूनिवर्सिटी के ड्रामा डिपार्टमेंट की, आज ज्यादा अच्छी स्थिति है। लेकिन हमारे समय में प्रैक्टिकल लेवल पे उतना काम नहीं हो पाता था। मैंने बाहर काम किया, ये मेरा सौभाग्य रहा। उसके पीछे ये भी मैं मानती हूँ कि मेरे जो भाई हैं उनका जो मुझे बेस मिला, कि उनके कारण मुझे एक अच्छा बेस मिला। उन्होंने मुझे गाइड भी किया कि इन डायरेक्टर के साथ में काम करो, ऐसे काम मत करो, ये चीजें करो। तो उनकी मैंने बात मानते हुए डायरेक्टर के साथ में, अच्छे अच्छे डायरेक्टर के साथ मुझे सहयोग मिला। उनका जैसे अब बात करूं, सबसे पहले मेरे गुरु, एक्टिंग के गुरु सरताज लाल माथुर साहब, मेरे रवि चतुर्वेदी साहब, ये तो गुरु रहे ही हैं। प्रोफेसर अर्चना श्रीवास्तव मैम, जो एजुकेशन या एकेडमिक रूप से मुझे उनका सानिध्य मिलता रहा, व्यवहारिक रूप से आज भी वो मुझे कई जगह संभाल लेती है। इसके अलावा वैभव माथुर जी, धर्मेंद्र शर्मा, वो भी आज मुंबई में प्रोड्यूसर है, सीरियल्स वगैरह बनाते हैं। पारिजात जी, दौलत वैद जी, भानु भारती साहब जो एनएसडी से हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, मेरे भाई, खुद भाई गगन मिश्रा, अभिषेक झांकल जी जो सीनियर हैं। मैंने इन सब, यानी जो बहुत साबिर खान साहब, इन सभी के साथ में मैंने नाटक किया। और जिसमें वरिष्ठ गण में तो ये साबिर खान साहब, जयपुर रंगमंच से जो भी वरिष्ठ लोग जुड़े रहे, सबके साथ काम सबके साथ में, हाँ वासुदेव साहब के साथ में जो है उनके साथ काम नहीं कर पाई। जब मैंने एंट्री की थी रंगमंच में तब उनका काम कम होता जा रहा था, उस समय उनके साथ में काम नहीं कर पाई, ये दुर्भाग्य हो सकता है। लेकिन मैंने एक अच्छा सौभाग्य ये रहा सर कि मैंने अलग अलग विविधताओं
विविध रंगमंच या वरिष्ठ रंगकर्मियों या निर्देशकों के साथ में काम किया, उनकी जो आर्ट फॉर्म्स है या उनकी जो स्किल्स है, जैसे सरताज सर एक्टिंग के मामले में बहुत अच्छे हैं, स्पीच के मामले में बहुत अच्छे हैं, वहीं रवि सर जो है वो सेट पर काम बहुत अच्छा करते हैं, तो उनकी एक कला या उनकी ये स्किल जो है वो भी मैंने समझी। साबिर खान साहब के काम करने का तरीका अलग है, दौलत वैद साहब के काम करने का तरीका अलग है, वैभव भाई अलग तरीके से काम करते हैं, थोड़ा सा इसको ऐसे करेंगे, इसको वैसे वैसे करेंगे। धर्मेंद्र भैया का ये था कि यार ऐसे कर लेते हैं ना। राजेंद्र पायल साहब बहुत कूल होके काम करते हैं, जल्दी क्या है कर लेंगे, वो अलग तरीके से काम करते हैं। राजीव आचार्य जी, उनका काम करने का तरीका अलग है। तो मेरे अंदर ना, मैं अपने आप को इसमें सौभाग्यशाली मानती हूँ कि मैंने ऑन स्टेज या एक्टिंग के रूप में इनसे मैंने सीखा अलग अलग तरह का। ये ऐसे जैसे ऋषिकेश जी वो एनएसजी से थे, वो आए थे जयपुर में, उनका काम करने का तरीका, उनमें उस समय उत्साह एनर्जी थी। दीपक पारिक जी, ये वो यंग जनरेशन थी उस समय, जो एक उत्साह के साथ में बहुत काम कर रही थी, तो मैंने उनके साथ में बहुत कुछ सीखा। जहाँ एक वरिष्ठ लोगों का अलग अनुभव था, वहीं इन यंग जो डायरेक्टर्स थे इनका एक अलग अनुभव था। मेरे लिए सौभाग्य की बात ये रही सर, मैंने इनके सभी के जैसे कहना चाहिए ना आर्ट या तरीका या पैटर्न, ये समझ पाई मैं। और आज मेरे अंदर जो वेरिएशन आए हैं, चाहे डायरेक्शन को लेकर, कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग को लेकर, संजय विद्रोही साहब के साथ भी काम किया, ऑन स्टेज भी काम किया मैंने, बैक स्टेज भी काम किया, वर्कशॉप्स भी खूब करी, लाइटिंग की वर्कशॉप करी है, मेकअप की मैंने वर्कशॉप ली है। राधेलाल बांका अंकल जो है अपने देश के जाने माने मेकअप आर्टिस्ट, राजस्थान के जाने माने, उनके साथ मैंने वर्कशॉप सीखा मैंने उनसे। वो उनके साथ मैं कहती थी कि भैया मैं भी चलूंगी, मैं मेकअप करूंगी, तो वो मुझे कहते थे आओ। तो यानी मैं अपने उस समय की बात कर रही हूँ सर, जब मैंने हर विधा में, रंगमंच में भी अलग अलग विधाएं हैं, कॉस्ट्यूम भी है, मेकअप भी है, लाइट भी है, साउंड भी है, एक्टिंग भी है, डायरेक्शन भी है, राइटिंग भी है, मैंने सब सीखने की कोशिश की और वर्कशॉप्स भी लगा है ली सीखा, ये तुमने जिया है शायद रंगमंच के हर पक्ष को एक्चुअली। इतने इन्वॉल्वमेंट के साथ, जो मैं फील कर रहा हूँ तुम्हारे से बात करते हुए अब कि इसका मैं सर आपको अपना स्केड्यूल बताती हूँ। ये बात है 2003 की, जब मैं ग्रेजुएशन कर रही थी। सुबह सर मैं 7 बजे निकलती थी, मेरे पास गाड़ी वाड़ी नहीं थी, 7 बजे निकलती थी, 7:30 बजे में स्टॉप कर होती थी। पहली बस आती थी वो प्राइवेट बस, जिसको अपन मिनी बस कहते हैं, अब तो ये लोक लोड चल गई है। पहले या तो वो एक रेड बस चलती थी, रेड बस नहीं सिटी बस, या ये मिनी बस चलती थी। तो मिनी बस में हम बैठते थे, 7:30 बजे पहली आती थी और 9 बजे लास्ट आती थी अजमेरी गेट से, एमजीडी के सामने से। अब आप सोचिए, मैं सुबह 7:30 बजे पहली बस ले रही हूँ मेरे घर से, और रात को 9 बजे वाली बस ले रही हूँ लास्ट। और इस बीच में मैं पूरे कहाँ कहाँ जा रही हूँ। सबसे पहले आती थी मैं अपने महारानी कॉलेज, मेरी पहली क्लास होती थी। उसके बाद में जाती थी 10 बजे रविंद्र मंच, मेरी सजा की रिहर्सल होती थी। फिर मैं वापस महारानी कॉलेज आती थी, मेरी वापस क्लास होती थी, इकोनॉमिक की क्लासेस होती थी, सोशियोलॉजी और इकोनॉमिक। फिर मैं आती थी 3 बजे जवाहर कला केंद्र में ऊ कौन रहा की जसमा उड़न की रिहर्सल होती थी। फिर शाम को मैं वापस जाती थी रविंद्र मंच, उस टाइम एक और रिहर्सल चल रही थी, उजास, सुनील और लोकेश जी करके दो डायरेक्टर हुआ करते थे अपने, मतलब रंगकर्मी थे, उनकी रिहर्सल चलती थी। ये होता था मेरा, मैं रात में 8:30 पौने 9 बजे फ्री होती थी। और वो भी इसलिए क्योंकि मेरी बस छूट जाएगी, इसलिए मैं वो पौने 9 बजे कहती थी कि भैया मुझे जाना है। फिर मेरे को रविंद्र मंच से, क्योंकि वो जंगल वाला एरिया पड़ता था, मैं रामनिवास गार्डन, और उस समय सर स्थिति इतनी बुरी थी, वहां पे लोग पी के पड़े रहते थे। और मेरी उम्र जो थी उस समय और लड़कियों का जो माहौल था, मैं बहुत डरी रहती थी। तो मुझे कोई ना कोई अगर छोड़ने आता था, या मुझे बाइक से मेरे जो वरिष्ठ लोग हैं भैया वगैरह थिएटर के, वो छोड़ने आते थे। एक दो बार शायद ऐसा हुआ होगा कि मैं अकेली आ रही हूँ, और जो अकेले आते हुए मेरी हालत होती थी ना सर, मुझे लगता था आज मैं गई। तो वो मेरे लिए बड़ा और 9 बजे वो बस खचाखच भरी, किन लोगों से, बीड़ी पीने वाले मजदूरों से। आप अच्छा, महिला एक भी नहीं होती थी उसमें, पूरे के पूरे हाँ आदमी। किसी के मुंह से दारू की स्मेल आ रही है, कोई सिगरेट वहीं पिए जा रहा है। लेकिन उस समय तक इतना वो अंदर दबदबा हो गया था या बोल्डनेस आ गई थी, मैं चिल्ला के कह देती थी अंदर डर है भाई कोई कुछ कह देगा, लेकिन ऊपर से अपने आप को दबंग बाहर दिखाते प्रकट रहते। नहीं किया उसको। हाँ, ये सिगरेट, ये बीड़ी, बाबा बीड़ी हटा, स्मेल आ रही है, बीड़ी हटाओ बीड़ी हटाओ। खड़ी हूँ इतने सारे लोगों के बीच में, अंदर डर है, भगवान घर पहुंचा देना जैसे तैसे। सर ये मैंने वो माहौल देखा है। और और उसमें सर एक चीज ये हुआ मेरे साथ में, मुझे खाना खाने में
टिफिन लेकर आती थी घर से, लेकिन मैं खाना नहीं खा पाती थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था यार खाना मैं छुप के खाऊं, मैं किसी के सामने खाना, अच्छा। शर्म आती थी खाना खाने में। तो मैं सर खाना ही नहीं खाती थी। तो सुबह खाना मैं लेकर जो आ रही हूँ, सुबह जो नाश्ता कर लिया, रात को 9 बजे जाकर खाना खा रही हूँ, ओहो। उसका सर परिणाम ये हुआ, मेरी तबीयत बिगड़ गई। और 2003 के एंड में आते आते मेरे एग्जाम हो गए, और मई जून का समय चल रहा था, मेरे टाइफाइड हुआ। उस समय मैं रवि सर के साथ में वो कौन थी करके प्ले कर रही थी, और मेरी तबीयत बिगड़ गई, और मैं मेरे बुखार हो रहा है, और मैं दवाइयां खाए जा रही हूँ। हर दिन मैं 1 महीने तक दवाई खाती रही हूँ। डॉक्टर और को दिखाया, डॉक्टर ने थिएटर करते रहे? थिएटर करती रही सर, वही शाम को 7 8 9 बजे शो हो रहा है, ये हो रहा है, 9 बजे घर जा रही हूँ, दवाइयां खा खा ना, मतलब फैमिली को ये लगा कि भाई इसकी तबीयत खराब है, ऐसा मैंने भी इतना ध्यान नहीं दिया, और मेरे वो टाइफाइड था वो बिगड़ गया। उसका परिणाम ये हुआ कि मेरे लंग्स में पानी भर गया, लंग्स में पानी भर गया तो समस्या बहुत विकट हो गई, मैं चक्कर खा के गिर गई। अब जब डॉक्टर को दिखाया तो वो, जब खांसी बहुत, हाँ खांसी बढ़ गई, सजा प्ले कर रहे थे हम सर, सजा प्ले के दौरान मेरी इतनी खांसी बढ़ गई, इतनी बढ़ गई कि मैं डायलॉग नहीं बोले जा रहा। सजा नाटक खत्म हुआ, दिसंबर की बात है, दिखाया हम्म। डॉक्टर को, 2003 दिसंबर, डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने पीछे से ऐसे ठोका मेरी पीठ को, राजभवन के डॉक्टर थे, उन्होंने पापा को कहा मिश्रा साहब तुरंत इसको एसएमएस ले जाओ। अब साधन कोई था नहीं, व्हीकल व्हीकल पापा के पास भी नहीं था, हम बस से गए, बस में एसएमएस में गए, मिश्रा साहब, अच्छी बात ही थी उस दिन डॉक्टर फ्री थे कोई अप्रोच नहीं, सिर्फ पैसा था नहीं कि भाई किसी को ऐसे करे। तो मिश्रा साहब क्या कर रखा है लड़की का। इसके बाद मेरा पानी निकाला गया, 1 बॉटल यानी 1 लीटर की बॉटल, जो मिश्रा साहब तुरंत और दूसरी बॉटल लेकर आओ, पानी निकल रहा है। सर मेरा 1.5 2 लीटर पानी निकला है मेरे लंग्स में से, ओहो। और मैं देख रही हूँ पानी निकल रहा है। मतलब मेरे लंग्स में वो एक वो डाली ट्यूब, इंजेक्शन के थ्रू इंजेक्ट की, और उससे येलो येलो पूरा पानी निकल रहा है, 1.5 लीटर 1.25 लीटर पानी निकला है। मतलब 2 लीटर की बोतलें जो थी वो ऑलमोस्ट भर गई थी, दूसरी बोतल जो थी वो आधी, थोड़ी सी बस खाली। डॉक्टर ने कहा कि मिश्रा साहब, मुझे तो बोलते हैं लड़की कहाँ भर रखा था पानी, मिश्रा साहब बोलते हैं मिश्रा साहब क्या है ये, क्या कर रखा है। उसके बाद सर थोड़ा सा ये था, मेरा एक सपना था, जो भाई ने मुझे कहा था कि तू राजस्थान यूनिवर्सिटी से नहीं, तू एक काम करना, चंडीगढ़ एनएसडी जाना, एनएसडी करना, मेरा सपना एनएसडी का था। उस साल तो मैं सर एनएसडी नहीं जाती। तो बोले कोई बात नहीं, तो एक काम करना, मास्टर्स में चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से मास्टर्स कर लेना, या पटियाला यूनिवर्सिटी से, क्योंकि उस समय वहां का बहुत अच्छा माना जाता था ड्रामेटिक का, ठीक है साहब कर लेंगे। लेकिन डॉक्टर ने कह दिया था इसको 6 महीने बेड रेस्ट है इसका। अब क्या करोगे आप, आपको जयपुर में ही रहना, आपकी दवाइयां चल रही रेगुलर, और हर 15 दिन में आपको डॉक्टर से चेकअप करवाना है। मेरे यहाँ आंखों के नीचे से काले काले वो हो गए थे, मतलब इतनी अच्छा। बीमार हो गई थी, दवाइयां चली। फाइनली मेरे को राजस्थान यूनिवर्सिटी से मास्टर्स में एडमिशन लेना पड़ा। तो वो होता है ना सर, आपके हाथ में नहीं होती चीजें, आपने सही सपना कुछ और देख रखा है। ग्रेजुएशन के बाद में आप एनएसडी जाएंगे, आप फाइनल ईयर बात। से कह रहे हो कि मैं तो एनएसडी जाऊंगी, मैं तो एनएसडी के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ, मैं तो ये करूंगी, मैं तो वो करूंगी, लेकिन अचानक आपके साथ ऐसी स्थिति हो गई। फिर आपने सोचा चलो ये ऑप्शन खत्म हो गया, बाकी के 2 ऑप्शन बचे हैं, पटियाला यूनिवर्सिटी और चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। आप वहां भी नहीं जा पाए, क्योंकि आपको डॉक्टर ने कह दिया आपको 6 महीने बेड रेस्ट पे रहना है। फिर आप यही रहे, क्या करें, मजबूरी। खैर फिर राजस्थान यूनिवर्सिटी से किया, और अच्छे से मैंने यहाँ पर अपनी मास्टर्स कंप्लीट की। वहां के बाद में फिर मैंने कहा फिर एनएसडी जाएंगे। एनएसडी गई सर, मैं एनएसडी का पहली साल मैंने वो दिया, अ, अच्छी परफॉर्मेंस रही। ये भी सुनने में आया कि राजस्थान से एक लड़की का हो गया, और राजस्थान से मात्र उस समय मैं ही एक लड़की थी जो एनएसडी के लिए गई थी। वर्कशॉप होती है सर वहां पे, हाँ। पहले तो इंटरव्यू वगैरह सब होता है, रिटन एग्जाम वगैरह, उसके बाद में फिर जिनका सिलेक्शन होता है उनके साथ में वर्कशॉप होती है। 30 बच्चों को चुना जाता है पूरे एशिया में से, और उन 20 बच्चों के साथ में 4 दिन की वर्कशॉप होती थी। 4 दिन की वर्कशॉप मेरा सिलेक्शन हो गया। 4 दिन की वर्कशॉप के बाद में फाइनल रिजल्ट में पता चला, सुनने में आया राजस्थान से एक लड़की का हो गया, लेकिन जब लिस्ट आई फाइनली तो उसमें राजस्थान से कोई लड़की नहीं थी। ओह। तो थोड़ा सा ऐसा लगा, अजीब सा हुआ। खैर फिर उस टाइम तक आते 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 काम बहुत पकड़ लिए थे, काम बहुत बढ़ गए, मन भी थोड़ा सा खट्टा सा हो गया था। पहले भी कई चीजें ऐसी हुई आपकी लाइफ में जो स्ट्रगल रहे, आप बीमार भी पड़ गए, आपके सपने 2 3 थे। उसी दौरान जब मैं बीमार पड़ी, एक कंपटीशन आया था सर, राइटिंग कंपटीशन था,
अपना ये बाल विकास, महिला और बाल विकास के द्वारा था वो राइटिंग कॉम्पिटिशन नाटक का। मैंने बीमारी में बेड रेस्ट पे बैठे बैठे वो नाटक लिखा, वो भी आधे घंटे का नाटक वो मैंने लिखा, और ऊपर वाले की कृपा से उसमें मुझे सेकंड प्राइज मिला नाटक लिखने में। तो वो अच्छा पक्ष था। लेकिन ये है कि अब आप मास्टर करके आपका पहली बार में सिलेक्शन नहीं हुआ, अच्छा आपने परफॉर्म किया, लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं, ये तक हो गया कि हाँ सुनने में भी आ गया कि हाँ हो गया है सिलेक्शन, लेकिन जब फाइनल लिस्ट आई अब आपका उसमें नाम नहीं है, तो थोड़ा सा मन खट्टा हो गया। दूसरी बार मैं बिल्कुल। फिर गई, दूसरी बार की तैयारी अच्छी की, लेकिन उन दिनों ऐसी स्थिति हो रखी थी कि मेरे दूसरे काम चल रहे थे, ये था वो था। गुर्जर आंदोलन उस समय हुआ, 2007 की बात है, गुर्जर आंदोलन हो गया। मैं शाम को 4 बजे यहाँ से बैठी हूँ जयपुर से, और मैं दूसरे दिन शाम को 10-11 बजे पहुंची हूँ, मतलब रात के 10-11 बजे दिल्ली पहुंची हूँ सर। इस दौरान पूरे दिन ट्रेन में रही, वो एग्जॉस्ट, आपके हाथ पास में खाना नहीं, कुछ नहीं, रास्ता ऐसे गुजर रहा है कि लोग आके कभी भी पत्थरबाजी कर रहे हैं स्टेशन पे, पटरियों पर आकर टीटी आ रहे हैं, बंद कर लो बंद कर लो। उस दौरान मैं दिल्ली पहुंची हूँ इंटरव्यू देने के लिए, तो वो मनस्थिति ऐसी थी, मैंने उस मनस्थिति में इंटरव्यू दिया। और तो उस साल मेरा नहीं हुआ वर्कशॉप में, फिर मेरा ऐसा हो गया कि नहीं यार नहीं काम करेंगे। और क्योंकि पारिवारिक स्थिति जब से बिगड़ी थी वो तब से बिगड़ी हुई थी सर। फिर जॉब का थोड़ा सा प्रेशर आ गया था कि यार ठीक है अब थोड़ा जॉब वॉब, तो फिर मैंने 2006 में जब मेरा मास्टर्स कंप्लीट हो गया था तब मैंने जॉब शुरू कर दी थी। स्कूल में थिएटर पढ़ाने का काम शुरू हो गया था, तो सुबोध स्कूल में पहली बार मैंने थिएटर ज्वाइन किया था। उससे पहले मैं भास्कर वगैरह में कॉलम लिखने लग गई थी, तो उससे 300 रुपए अच्छा। 250 रुपए करते थे। तो तो ये इस जो तरह से पत्रकारिता की तरफ भी रुझान बढ़ा, उसी से मोटिवेट होकर फिर पत्रकारिता का कोर्स भी किया? हाँ सर, एक्चुअली लिखने का शौक मेरा बचपन से था। मुझे याद है, मैं जब बहुत छोटी थी, 3rd-4th क्लास में, मेरी एक डायरी हुआ करती थी, उसमें सर शेरो शायरी लिखा करती थी। उस समय का माहौल ऐसा था, मेरे पापा बहुत डांटते थे कि क्या लिखते हो शेरो शायरी, अभी से क्या इन चीजों में पड़ गए हो। तो वहां पर एक तरह से डिमोटिवेशन भी था, तो मैंने वो डायरी छुपा के रखती थी और उसमें जो लिखती थी छुपा के रख देती थी। तो लिखने का रुझान तो था मेरा बचपन से, कहानियां लिखती थी, कुछ भी लिखती थी। लेकिन वो कभी स्पेशली शायरी को लेकर मेरे पापा का रुझान नहीं था कि शेरो शायरी बेकार चीज होती है, उनका ऐसा मानना था शायद। अब नहीं है, लेकिन उस समय था कि जब हम छोटे छोटे थे। तो वो रुझान तो था सर राइटिंग का। तो मैंने 2006 में मैंने भास्कर के लिए लिखना शुरू कर दिया था, कॉलम लिखना शुरू कर दिया था। एक अनुभव करके कॉलम आता था, वो उसमें ये होता था कि जितने भी 60+ वो है जिनका अच्छा अनुभव है, तो उनका मैं इंटरव्यू लेती थी, और उसमें भास्कर में दिया करती थी। पत्रिका के लिए भी लिखा है मैंने, पत्रिका के लिए भी, जैसे मैंने रवि धांकल जी का इंटरव्यू लिया था, उसमें लिखा था। भास्कर में कॉलम फिक्स था, उसके लिए मैं लिखा करती थी, वो मैंने लिया। फिर नौकरी ज्वाइन कर ली थी सुबोध स्कूल में, और उसके बाद 2007 में मुझे लगा कि अब पत्रकारिता करनी चाहिए, मेरा इंटरेस्ट पड़ा। भाई ने भी कहा, उन दिनों एक समय ऐसा था सर, मैं भाई की चीजों, मतलब जो कहते थे मैं वो मानती थी, क्योंकि मेरे मेंटोर एक तरह से वही थे, थिएटर में लाने वाले वही थे, तो मैं उनकी बात सारी मानती थी। उन्होंने भी कहा कि यार बाबू, बाबू कहते हैं मुझे, बाबू तू ये कर रहा है तो एक काम कर, लगे हाथ ये भी कर ले। तो मुझे उस समय तक राजस्थान यूनिवर्सिटी में मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट चलता ही पता ही नहीं, क्योंकि परवरिश ऐसी हुई कि स्कूल से घर, घर से स्कूल, या फिर डिपार्टमेंट से घर, घर से डिपार्टमेंट। मैंने राजस्थान यूनिवर्सिटी जितना अब घूमा है ना, अपने उन 3 सालों में मास्टर्स के दौरान कभी घूमा ही नहीं, बस डिपार्टमेंट और घर। जबकि मैं पैदल आती जाती थी, तो कोई गाड़ी वाड़ी नहीं थी, पैदल आते जाते आदमी गर्दन तो इधर उधर कर ही लेता है, लेकिन मैंने कभी नहीं की। क्योंकि मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट हमारे डिपार्टमेंट के जस्ट पीछे था, जो अपना उस बिल्डिंग में चलता था। बिल्कुल बिल्कुल। कभी मुझे होश ही नहीं था कि पीछे वाले मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट है या लॉ डिपार्टमेंट है। तो सर ये चीजें रही, परवरिश में अच्छा, बहुत। चलिए अपन वापस लौटे थिएटर की। और आपकी किस तरह के नाटकों में ज्यादा रुचि रही? सामाजिक, कॉमेडियन, या राष्ट्रभक्ति के, या सभी तरह के प्लेस किए? सर मैंने ज्यादातर तो किए हैं सामाजिक, सामाजिक में जिसमें रियलिस्टिक अप्रोच की एक्टिंग होती है, रियलिस्टिक, उनमें मेरा हमेशा से रुझान रहा कि जिसमें आपके पास चैलेंज हो, रियलिस्टिक अप्रोच पे करने वाले। और जैसे जो मैंने सजा जिसकी मैं बात करती हूँ, वो मनु भंडारी जी की कहानी है आशा, उस पर केंद्रित नाटक था। और 2 घंटे मैं अकेले स्टेज पर थी, मेरे साथ और भी एक्टर्स थे, वरिष्ठ एक्टर्स थे, जिन्होंने मुझे पूरा सपोर्ट किया।
तो इस तरह से रहा। एक अच्छी बात ये रही सर, रंगमंच में जब मैं आई, क्योंकि हर जगह आपको हर तरह के लोग मिलेंगे, और एक महिला होने के नाते अब जो माहौल अच्छा है, मैं इसलिए अच्छा कहती हूँ कि भले खबरों में कई चीजें आती हैं, लेकिन उस समय चीजें छुपी हुई थी, सामने नहीं आती थी। हैरेसमेंट बहुत रहा है, आंखों से भी हैरेसमेंट है, ये हम सभी जानते हैं। तो उसका हम सभी ने, या मेरे उस समय की जितनी महिलाएं रही होंगी, लड़कियां रही होंगी, कहीं ना कहीं भोगा है। तो रंगमंच में आए मेरे भाई थे, उनका मुझे थोड़ा सा फायदा मिला, लेकिन फिर भी सर कई जगह हमें अपने आप को सामने मजबूती से रखना पड़ता था। कई जगह आपको ऐसी आंखें, ऐसे जेस्चर्स मिलते थे, आप अनकंफर्टेबल हो जाते थे, अनईजी हो जाते थे। और वो जो अनकंफर्टनेस होती है ना सर, वो बहुत खतरनाक होती है आपके मानसिक स्तर के लिए। तो एक अच्छा माहौल देना वो बहुत जरूरी है किसी भी कार्यस्थल में। मेरे साथ सर अच्छा ये रहा कि मुझे वो लोग मेरे भाई के कारण मेरे कम निकट आए, और मुझे अच्छे लोगों का सहयोग मिला। और जो कुछ लोग मेरे निकट आ रहे थे ऐसे नेगेटिव लोग, शायद मेरे अंदर वो चीज थी कि मैं उनको दूर से ही नमस्ते टाटा बाय बाय कर दूं। वो ये रहा, मैंने अच्छे लोगों के साथ में काम किया। सर्वेश व्यास जी हो, वैभव भाई की मैं बात कर ही रही हूँ, मुजफ्फर भाई हो, ये सब बहुत अच्छे थे। सीनियर्स में बबीता दी और अमिता प्रधान दी थी, इन लोगों का भी सहयोग मिला। तो उन्होंने मुझे सिखाया, और बिल्कुल अच्छी बड़ी बहन बड़े भाई की तरह उन्होंने सिखाया, सपोर्ट किया, कोऑपरेट किया। मतलब महिला होने के कारण कोई उस तरह की परेशानियां नहीं आई कि? नहीं सर, आई, लेकिन अभी मुझे लगता है कि ये चीज ठीक है कि ना कही जाए तो बढ़िया है। आई, बिल्कुल आई से उस तो स्थिति में। जो और लड़कियां आना चाहती हैं उनके लिए क्या कहोगे, जिनका थिएटर में रुचि है, किस सर तरह उस से वो समय मैं आपको बताऊं, जो मेरे समय में लड़कियां आई ना, मेरे हम्म, समय, अगर मैं अपने चाहे जवाहरलाल नेहरू की बैच की बात करूं, चाहे यूनिवर्सिटी के बैच की बात करूं, आज मैं अकेली लड़की हूँ मेरे बैच में। तो रंगमंच मैं अभी स्टैब्लिश हूँ ना। मेरे 2002 में मैं जवाहरलाल नेहरू की बैच की हूँ ना। मेरे साथ का कोई अभी है, लड़कियों में तो कोई भी नहीं, लड़कों में भी कोई नहीं। और राजस्थान यूनिवर्सिटी ड्रामेटिक्स डिपार्टमेंट से कोई लड़की नहीं है मेरे बैच की। तो मेरे साथ की लड़कियां है ही नहीं सर। उस समय जो हम्म, लड़कियां आई वो भी चली गई, और उनकी भी यही शिकायतें कहीं ना कहीं रहती थी कि यार ये तरीका है, ये है, वो है। तो मुझे उस समय भी ये चीज लगती थी, क्यों भाई, आप क्यों आप आ रहे हो, एक नया लड़का रंगमंच में आता है, आप उसको वैसे थोड़ा सा मखौल उड़ा लेंगे, लेकिन उसको इतना अनईजी नहीं करते हो आप। लेकिन एक महिला आ रही है या एक लड़की आ रही है, आप उसको इतना अनईजी क्यों कर देते हो? वो आ गई है, मतलब आपके लिए वो एक केंद्र बन जाती है, 4 लड़कों के लिए वो केंद्र बन जाती है कि यार इसको पटाना। ये मैंने लैंग्वेज सुनी है सर, ये मैंने लैंग्वेज सुनी, और इस लैंग्वेज से मुझे बहुत दुख होता था। हम्म, किसी लड़की के लिए, भले मेरे लिए भी कहा ही जाता होगा सर, मैंने नहीं सुना, लेकिन मेरे सामने किसी और लड़की के लिए कहा जा रहा है यार वो आगे उसको पटाना है, शर्त लगाते हैं चल। ये क्या वाहियात चीज है यार, तुम कौन होते हो शर्त लगाने वाले? ये मेरा हमेशा से रहा है, तुम कौन होते हो शर्त लगाने वाले? वो चाहे कोई भी हो। मैं आज मीडिया में काम कर रही हूँ, मैं आज टेलीविजन में काम कर रही हूँ, मैं आज रेडियो में काम कर रही हूँ, हर जगह पुरुष वर्ग है, हर जगह। क्यों आप किसी को ऑब्जेक्ट बना लेते हो? किसी महिला, किसी लड़की को ऑब्जेक्ट क्यों बना लेते सही हो? बात है, क्यों उसका टारगेट अपना करते हो? सम्मान है, अपनी गरिमा है, उसका अपना जीवन है। हाँ, वो बिल्कुल। उसका भी कार्यस्थल है। वो अगर आपका वो कार्यस्थल है, उसका भी है, उसको भी उतना ही कंफर्ट होकर कार्य करने का माहौल दो आप। हम्म, तो वो क्यों नहीं देते हो? ये मुझे हमेशा पहले भी लगता था, रंगमंच की बात करें, मीडिया की बात करें, या किसी भी क्षेत्र की बात करें, ये मुझे लगता है। और इस बात से मुझे इतनी खुंदक होती है, पहले मैं बोल नहीं पाती थी, मुझे लगता था नहीं, कंट्रोवर्सी में नहीं फंसना है, किसी को आपको कुछ कहना नहीं है, कोई बात नहीं, वो कह रहे हैं, सुन लिया, खत्म। अब मुझे लगता है कि अगर अब मेरे सामने चीज होंगी, अब मैं इसे डांट भी देती हूँ, मैं कह भी देती हूँ। और इसीलिए शायद मेरी आज मैं इस सामाजिक मंच पे आज मैं कह पा रही हूँ। हो सकता है इस चीज को बहुत सारे लोग सुनेंगे, देश विदेश के हम्म, बहुत सारे लोग सुनेंगे। तो मैं उन सबसे यही सवाल पूछ रही हूँ सर, पुरुष वर्ग से, क्यों नहीं, क्या उसका कार्यस्थल नहीं है वो? बिल्कुल। क्यों नहीं उसे उतनी ही आजादी के साथ, उतनी ही विचार के साथ काम करने की आजादी दी जाए, जितनी आजादी के साथ आप काम कर रहे हैं? सोचिए, आप वो एक मानसिक स्तर पर है जिसमें आप उसको अलग तरीके से जेस्चर देते हो, और वो उस जेस्चर से मानसिक रूप से त्रस्त हो जाती है, वो कैसे काम में अपना ध्यान लगाएगी भाई? बिल्कुल। तो तो सर ये तुम्हें चीज क्या नहीं। लगता है कि महिलाओं के लिए ये करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो एरिया है थिएटर, मतलब फुल टाइम करियर की बात करूं, या कितना उपयोगी और महत्वपूर्ण लगता है तुम्हें कि कोई लड़की यदि, जैसे तुमने ग्रेजुएशन में आके सब्जेक्ट लिया, यदि लेना चाहती है,
तो क्या सोच करके फिर वो आए, करियर नहीं बना सकती है इधर, या एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है उसके लिए, क्योंकि घर परिवार भी देखना है, रिहर्सल्स भी होती है, परफॉर्मेंस भी होती है, तो उसमें क्या क्या महसूस करते हो? सर इसमें दो तीन चीजें हैं जो मैं रखना चाहूंगी। एक तो अगर जयपुर माहौल की बात करें तो जयपुर में सर रंगमंच में पैसा नहीं है। हम्म। भाई आप करियर किसमें बनाओगे? जिसमें पैसा होगा ना। करियर क्या है? जिसमें आप आर्थिक रूप से सक्षम हो या आप सेटल है। इसमें सेटल क्या है? आप इसमें सेटल तो है ही नहीं ना। आप कैसे परिवार चलाएंगे? आपको महीने का, मुझे नहीं लगता कि किसी भी, क्योंकि यहाँ पे जो रेपेटरीज भी हैं, सो कॉल्ड रेपेटरीज भी हैं, वो भी आपको महीने का 30,000 पे नहीं करेंगे, 20,000 भी हम्म। पे नहीं करेंगे। तो आप क्या आज के जमाने में कैसे आप अपना खर्चा चलाएंगे? अगर आप सिंगल मदर है या सिंगल पेरेंट है, या आप सिंगल भी नहीं है, मतलब कि शादी भी नहीं करें, तो आप अपना अकेले का खर्चा तो 15-20 हजार चला लेंगे। 15-20 हजार भी नहीं मिल रहा, सच्चाई ये है। हम्म। लेकिन एक चीज ये है, रंगमंच की अपनी कई शाखाएं हैं, जिसमें रेडियो भी है, जिसमें टेलीविजन भी है, जिसमें राइटिंग भी है, कंटेंट राइटिंग, मतलब राइटिंग में सारी चीजें आ गई। कंटेंट राइटिंग भी है, स्क्रिप्ट राइटिंग भी है, कॉस्ट्यूम का भी है, मीडिया या फिल्म लाइन पूरी की पूरी है। तो इन शाखाओं में आप जा सकते हो जहां पर अच्छा पैसा है, जहां पे आपका नाम भी है, जहां पे आपकी पब्लिसिटी भी है और आर्थिक रूप से भी आप सेटल्ड। वो जो शाखाएं हैं, जैसे भी हमारे कई स्टूडेंट्स हैं, मेरे जो हस्बैंड है कपिल शर्मा, डॉक्टर कपिल शर्मा, वो राजस्थान यूनिवर्सिटी के ड्रामेटिक्स डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर है। उनके कई स्टूडेंट्स निकल रही हैं, और स्टूडेंट्स जो है वो कॉस्ट्यूम में अच्छा काम कर रही हैं, तो वो फिल्म में चली गई हैं, वो कॉस्ट्यूम में अच्छा काम कर रही हैं, सेट डिजाइनिंग में अच्छा काम कर रहे हैं, दूसरे उसमें और अच्छा काम कर रहे हैं, वो प्रोड्यूसर या यूं कहें कि लाइन प्रोड्यूसर के रूप में अच्छा काम कर रहे हैं, कास्टिंग डायरेक्टर के रूप में अच्छा काम कर रहे हैं। तो मैं वही हम्म। बात कर रही हूँ कि अगर आप ये सोचते हैं कि हमें सिर्फ नाटक करके हम पैसा कमा लेंगे, वो नहीं। इन जो शाखाएं है ना, रंगमंच को आप एक तरह से कॉन्फिडेंस, इमेजिनेशन, संवाद अदायगी, इसको रियाज की तरह से कर सकते हैं। इसकी जो शाखाएं हैं उसमें अपने पर हम्म। फैलाएं आप, वहां है आपके पास स्कोप। अच्छा, एक सवाल और, संवाद अदायगी की तुमने बात कही, अपने पूरी इस चर्चा में एक बात नहीं आई कि जब थिएटर पर हम अभिनय करते हैं तो हमारा उच्चारण बहुत साफ सधा हुआ होना चाहिए। तो उसके लिए तुमने कोई विशेष प्रशिक्षण लिया, मेहनत की, या संस्कृत होने के कारण वो स्वतः उच्चारण ठीक होता चला गया? मतलब उसके लिए कोई विशेष क्या प्रयास किए, या अब जो लोग आ रहे हैं उन्हें करने चाहिए? क्योंकि ये तुम भी महसूस करते होगे, पढ़ा भी रहे और डायरेक्शन भी कर रहे हो, कि जो पीढ़ी आ रही है उसमें उच्चारण के प्रति बहुत ज्यादा सजग वो नहीं है। तो इसके बारे में क्या क्या सोचते हो? सर अगर मैं अपनी बात करूं हम्म। तो हमारे घर में हिंदी भाषा का प्रयोग रहा है। मेरे मम्मी पापा आपस में यूपी के थे, यूपी के हैं वो, तो यूपी में आपस में बात करते थे, रिलेटिव्स वगैरह, लेकिन हमारा जो हमेशा से रहा है हिंदी भाषा में ही बातचीत का वो दौर रहा है। तो हिंदी भाषा पे हमारा कमांड था। फिर मैंने मेरी जो स्कूलिंग 8 तक रही, हमारी जो, मैं बार बार जिनका जिक्र कर रही हूँ, सविता चौधरी नाम थी, जिनकी एक शायद बुराई थी लेकिन उनमें बाकी अच्छाइयाँ थी। उनकी भाषा बहुत अच्छी रही, तो वो हमेशा भाषा को लेकर बात करती थी, और हम वहीं से मैंने सीखा। यहाँ पर भी सिर्फ पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। मेरे साथ के कई जो बैचमेट्स रहे, उनका जो टच था, रीजनल टच था, राजस्थानी मारवाड़ी, उनके घर में मारवाड़ी बोली जा रही है, तो उनके में वही श सा की प्रॉब्लम है, शाम हो रही है, श्याम तू कहाँ जा रहा है, अरे परवीन सुन इधर आ जा। तो वो एक हम्म। चीज है, इनको कोई टोकने वाला नहीं है। ये तो हो गया, मेरे घर में भी ऐसा किसी ने टोका नहीं, लेकिन स्वतः यूं कहा जाए कि मैंने उस नुक्ते वक्त, नुक्ते की बड़ी प्रॉब्लम आती है, नुक्ते जी। कहाँ लगाना है तो नहीं मालूम फिर होता। जैसे ही मैं ग्रेजुएशन में आई सर, ग्रेजुएशन में आने के बाद में पढ़ने लग गए हम, नाटक पढ़ना है, ये करना है, रवि सर ने टोका, अर्चना मैम ने टोका, तो वहां पे समझ में आया, अच्छा ये नुक्ता समझ में आया, मास्टर्स करते करते नुक्ते ये होते हैं। रणवीर सर ने हमें नुक्तों के बारे में जानकारी दी, ठीक है, कर रहे हैं हम, डायलॉग बोलते हुए कर रहे हैं हम। लेकिन फिर भी बहुत सारी वो थी कि हमारे अंदर गलतियां थी, वो सुधारा सरदार रणवीर साहब ने कि बेटा गलत अच्छा नहीं होता, प्रियदर्शनी, ये बताओ आप कि गलत ये जो होता है। आपकी 20 साल की यात्रा रही, इसमें पहला पुरस्कार कब मिला? पहला या पुरस्कार हाँ, रिकॉग्निशन जो उस तरह का मिला हो कि भाई आपके कार्य को सराहा गया, 2006 में तो सर पुरस्कृत किया राइटिंग का गया, पुरस्कार सम्मानित मिला किया था। गया। हाँ जी। 2006 में राइटिंग का पुरस्कार मिला था मुझे, जो मैंने भी आपसे जिक्र किया था, बाल एवं महिला विकास मंत्रालय से, जिसमें मैं राजस्थान सचिव, सरकार के। हाँ, राजस्थान सरकार का। वो मेरा राइटिंग में था। इसके अलावा फिर मुझे जो पुरस्कार मिलते रहे, 2005 में मुझे गोल्ड मेडल मिला महारानी कॉलेज में,
मैंने टॉप किया था ड्रामेटिक बीए में पहला पुरस्कार बीए में टॉप करने का मिला, गोल्ड मेडल ड्रामेटिक सब्जेक्ट में, ड्रामेटिक सब्जेक्ट में गोल्ड मेडल। तो वो पहला पुरस्कार आप कह सकते हैं ड्रामेटिक सब्जेक्ट में। और फिर 2006 में मुझे ये जो राजस्थान सरकार का पुरस्कार मिला, ये कोई कंपटीशन था या किस तरह का था? मतलब कोई थीम बेस्ड कोई प्रतियोगिता थी, क्या क्या पुरस्कार था वो? सर उसमें जो राइटिंग वाला था, इसमें सर ये, हाँ, इन्होंने दिया था कि आपको बच्चे के ऊपर लिखना है, ऐसा कुछ था। बच्चे के ऊपर आपको लिखना है। तो मैंने जो जननी होती है, जननी, और वो जब बच्चे को जन्म दे रही है तो उसको कैसे जन्म देना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या पेरेंटिंग होनी चाहिए, उस पर वो मैंने नाटक लिखा था। उनका ऐसे कोई सब्जेक्ट था, सोशल सब्जेक्ट ही था, जननी के ऊपर। महिला और बाल विकास था ना सर, तो महिला और बाल, हाँ, इसीलिए पूछा मैंने कि वो किसी हाँ, सामाजिक थीम पे ही होगा वो, निश्चित रूप से। जननी को लेकर ही था। उसके बाद अभिनय का कोई पुरस्कार? अभिनय का पुरस्कार सर मुझे 2017 में मिला था, बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड, जो JFW, जयपुर फिल्म एंड वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने मुझे दिया था। उससे पहले मेरा रिकॉग्नाइजेशन जो हुआ था वो अखबारों के माध्यम से मुझे पुरस्कार मिले थे, क्योंकि अखबारों में जो मुझे मेरे अभिनय को लेकर टिप्पणियां हुई थी। मुझे आज भी याद है 2003 में जब मैंने सजा किया था, उसके बाद जो अखबार में कवरेज आई थी, चाहे वो राजस्थान पत्रिका की बात करें, दैनिक भास्कर की बात करें, वो मेरे लिए पहला पुरस्कार था। थिएटर की बात कर रही हूँ सर मैं, रंगमंच की, वो मेरे लिए भी एक पुरस्कार से कम नहीं था, जिसमें स्पेशली मेरा नाम लिखकर मेरा, मतलब मैं उस समय नई तो थी सर, 2002 में थिएटर ज्वाइन किया था बतौर बाहर, जब मैंने काम करना शुरू किया था। तो 2003 में आपके लिए पेपर में इतनी बड़ी बातें आ जाए, मतलब आपके 5-6 लाइनें लिखी हुई है दोनों पेपर में, बिल्कुल बिल्कुल, तो वो भी पुरस्कार ही था। और जिसके लिए मुझे बहुत बड़ा रिकॉग्नाइजेशन हुआ, और जिसके लिए जितने भी तमाम वरिष्ठ निर्देशक थे, उन्होंने मुझे पर्सनली लैंडलाइन फोन करके या मिलके मुझे शाबाशी दी, ये किया। और उसके बाद में नाटकों के भी ऑफर आने लग गए। अभी तुम्हें राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार भी मिला है। मैं सर उसी पर ही आ रही थी। हाँ। तो 2000 मुझे एक डायरेक्शन में मिला था सर, नेहरू साइंस सेंटर मुंबई से, डायरेक्शन के 2009 में मिला था। और युवा लेखक का मैंने आपको बता ही दिया। तो ये डायरेक्शन के लेवल पे मुझे मिले, राइटिंग के लेवल पे मिले। 2017 में मुझे एक्टिंग के लेवल पे मिला। अभी हाल ही में मुझे 2023 में मिला है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार, जो कि केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। और ये उन लोगों को दिया जाता है, उन युवाओं को दिया जाता है जो अपने अपने रंगमंच में, अपने अपने क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हैं। अब उसमें सारी विधाएं लेते हैं, रंगमंच की विधा, नृत्य की विधा, गायन की विधा, पेंटिंग, सब विधाएं लेते हैं। ये सारी कलाओं को लेकर उनने जो अपने क्षेत्र में अच्छा काम करा है, तो नेशनल लेवल का सर ये पुरस्कार है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार, जो कि केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी द्वारा दिया जाता है। तो मेरे गुरुजनों के आशीर्वाद से, उनके प्रताप से मुझे मिला। आशीर्वाद तो खैर गुरुओं का रहता ही है, लेकिन अपनी मेहनत और समर्पित भाव से जो काम करते हैं अल्टीमेटली वही है। तो ये पुरस्कार कहाँ हुआ, किसने दिया, कुछ उसका जो एक रोमांच रहा, क्योंकि एक राष्ट्रीय मंच पे जाके पुरस्कार ग्रहण करना और सारे जहाँ थिएटर के लोग बैठे हुए हों, तो वो किस तरह का एक फील उस समय हो रहा था? तो सबसे पहले तो 20-25 साल की अपनी यात्रा है, वाली फीलिंग शेयर करूंगी। जब अनाउंस हुआ था, मेरे पास फोन आया था। हाँ, हुआ ये था कि बोले भर दो फॉर्म, मतलब ये था कि वो निकला हुआ है। उसमें से क्या होता है कि आपको नहीं भरना होता है फॉर्म, ये आपको रिकमेंड करते हैं आपके गुरु लोग। हाँ, गुरु लोग रिकमेंड करते हैं। तो वो निकला हुआ है, तो मैंने दरख्वास्त की मेरे जो एक्टिंग के गुरु हैं, क्योंकि मेरा सर एक्टिंग में रहा है। मैं मतलब अगर मेरा पहला पैशन माना जाए तो मेरे लिए एक्टिंग है। डायरेक्शन और राइटिंग मैं करती हूँ, मुझे अच्छा भी लगता है, लेकिन पहला पैशन या पहला प्यार जो है वो एक्टिंग है। मैंने अपने गुरु के पास दत्ता सर को कि सर, अच्छा इसका भी सर है कि मैं बैठी थी हमारे जेटली सर के पास में, बसंत जेटली सर के पास में बैठी थी। उन्होंने मुझे कहा कि लड़की वो तूने करा क्या? मैंने कहा सर क्या? बोले ये निकला हुआ है, तूने किया क्या? मैंने कहा मुझे नहीं पता। मैंने कहा सर अच्छा मैं देखती हूँ। तो मैं भूल गई। फिर मुझे भाई ने कहा, वो निकला हुआ है देख लेना। मुझे याद आया, मैंने कहा बसंत सर ने भी कहा था। मैंने कहा सर, बसंत सर को मैंने ये कह दिया था, सर मुझे तो कौन देगा, क्या देगा, इतने दिग्गज भरे पड़े। तो बोले नहीं लड़की तेरा काम है, तुम देख। फिर भाई ने भी कहा कि ठीक है। तो मैंने सरताज सर को कहा, मैंने कहा सर ऐसा ऐसा है, आप देख लीजिए आपको लगता है तो। सरताज सर ने कहा ठीक है बेटा, मेरे को तू जो है वो उसका डिटेल बता दे।
तो उन्होंने अपने हिसाब से भर भुरू के कर दिया, जिसमें मेरे अभिषेक मुद्गल ने हेल्प करी कि दीदी आप चिंता मत करो, सरताज सर की तबीयत सही नहीं रहती है। वो सरताज सर को असिस्ट किया अभिषेक मुद्गल ने, तो दीदी आप चिंता मत करो, मैं सर को याद दिला दूंगा। मैंने कहा कोई बात नहीं। तो मैंने तो ठीक है एक फॉर्मेलिटी के नाते सरताज सर को कह दिया था, सरताज सर ने करके वो हो गया मेरा। थोड़े दिन बाद मेरे पास में फोन आता है, मैं ऐसे बाहर वॉक कर रही थी सर, हम यूनिवर्सिटी के प्रीमिसेस में रह रहे हैं, तो सामने पड़ोसी के साथ वॉक कर रही थी। कपिल एकदम से रात के 9 साढ़े 9 बजे की हल्की हल्की सर्दियों से, शॉल ओढ़ रखा था मैंने। कपिल बाहर आते हैं, ऐसे से बुलाते हैं, फोन पे बात करें ऐसे से बुलाते हैं, फोन है फोन है फोन है। मैंने कहा क्या हुआ? बोले भाई का फोन है फोन है। मैंने कहा ठीक है सर, रात के 9 बजे ऐसे ही हालचाल के लिए फोन आया होगा। इधर मेरे पास फोन आ गया किसी सज्जन का, किसी बहुत बड़े उनका, तुमको मैं जानती थी, उनके बधाई हो। मैंने कपिल की तरफ देखा, अच्छा वहां पर भी वही खुश हो रहे हैं, कपिल के भी चेहरे पे खुशी और मुझे भी बधाई मिल रही। तो क्या हो गया? उन्होंने मुझे बताया ऐसे ऐसे हो गया, ये तुम्हारा नाम उसमें आ गया, और लिस्ट क्योंकि पहुंच गई थी लोगों के पास में ना। बड़ी खुश हुई तो है मेरे लिए था। मैंने कहा अच्छा। तो इस तरह से सर वो एक तो पहला वो अनुभव था। मेरी नेबर मेरे साथ में वॉक कर रही थी, मैंने उनको बताया, नेबर को पता था, वो हिंदी साहित्य की है, उनको पता था इस तरह का एक अवार्ड होता है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। मैंने ऐसे कहा उस्ताद बिस्मिल्लाह खां अवार्ड मुझे, बोले हाँ हाँ वो तो ऐसा। हम दोनों ऐसे गले लग के, उन्होंने मेरे को ऐसे गले में पकड़ा, ऐसे हम लोग जंप करने लगे। तो ये सर वो पहली एक अनुभव था। अच्छा, ये आयोजन तो दिल्ली में हुआ होगा? सर ये आयोजन दिल्ली में हुआ, और इस खबर के थोड़ी दिनों बाद ही अपनी आचार संहिता लग गई, ये आयोजन टल गया। तो सरकार बन गई, उसके कुछ समय बाद, कुछ महीनों बाद फाइनली हमारे पास में खबर आई कि ये आयोजन होने वाला है। बस तो सर बस मेल वगैरह आ गया कि इस जगह पर हो रहा है, ये हो रहा है। तो अपने जो कल्चरल मिनिस्टर है वो आने वाले थे उसमें, लेकिन वो आ नहीं पाए। तो फिर सेक्रेटरी साहब जो चावला साहब है, अवनीश चावला साहब, उनके द्वारा हमें सम्मान दिया गया। बहुत बड़ी बात थी सर जब हम वहां पे, अच्छा एक अनुभव और सर मैं आपको बता दूं, हम रेड कारपेट का नाम सुनते ही आए हैं, अभी हम उस जगह गए नहीं, लेकिन जब मैं उस अंबेडकर भवन है दिल्ली में, जब हम वहां पहुंचे तो वो जो डोम है सर, वो डोम बड़े बड़े फ्लैग्स ऐसे लटक रहे हैं, और उसमें हमारी बड़ी बड़ी फोटो और रेड कारपेट बिछा हुआ है, और हमारे नाम हमारे फ्लैग्स ऐसे हैं, और 2022 और 2023 के एक साथ उन्होंने दिए थे। मतलब हुजूम है, आर्टिस्ट है, कोई कर्नाटका म्यूजिक से है, कोई रंगमंच के निर्देशन क्षेत्र से है, कोई अभिनय क्षेत्र से है, कोई नृत्य उससे है, कोई अलग अलग क्षेत्र से लोग आए हुए हैं, आसाम से हैं, बिहार से, इधर उधर से आए हुए हैं। तो आपको ऐसा लग रहा था यार ये है कला और ये है कलाकार। बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छे से अपने यहाँ मेवाती साहब जो है लोक कला के, उनको भी मिला, उनसे वहां पे मुलाकात हुई, बहुत अच्छा लगा। वहां से सर एक और मोटिवेशन मिला कि जीवन में ना आप अपना कर्म करते जाओ। आप, सही बात क्योंकि मुझे सर हमेशा से ये था कि मैंने देखा सर, मेरे राजस्थान संगीत नाटक अकादमी का मुझे हमेशा से रहा कि मुझे मिलना चाहिए था, तो मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैंने ऐसा देखा कि ऐसे से नहीं कहना चाहिए, बट मैंने बहुत क्षेत्र में सर काम किया, बहुत काम किया, लेकिन मैंने जब देखा कि ऐसे ऐसे लोगों को भी मिला हुआ है जिनका अनुभव शायद कहीं ना कहीं मुझसे कम है, तो वहां मुझे कहीं ना कहीं एक वो लगता था कि मेरा रिकॉग्निशन अभी उतना नहीं, मतलब मुझे नहीं मिला है। तो मैं कहती ठीक है, ऊपर वाले की जैसे मर्जी। वहां जाके मुझे लगा कि ये आपके लिए प्रेरणादायी है, आप काम करते रहिए। बोलते हैं मेरे, जब इसलिए मुझे मिला, बहुत सारे लोगों ने बोला, तमाम बातें बोली, अरे कहाँ से मिल गया, वो मिल गया। इतिहास कोई नहीं देखता, उसने कितना काम किया है, कैसा काम किया है, हर क्षेत्र में काम किया है, उसके पास उसका पूरा बायोडाटा है विद प्रमाण कि उसको ये मिला है, और इसलिए मिला है क्योंकि उसके पास प्रमाण भी है। उसने राइटिंग के क्षेत्र में भी काम किया, अभिनय के क्षेत्र में भी काम किया, वर्कशॉप्स के लिए है। और उस जमाने में, जब उस जमाने में कोई सुविधाएं नहीं थी, मैं आज कहती हूँ चाहे वो गर्ल्स हो चाहे बॉयज हो, कि आपको एक बेस मिला है। वो बेस, हम ये नहीं कह रहे हमारा एहसान मत जताओ कि हमने वो बेस तैयार किया है, ना एहसान मानो, लेकिन कम से कम ये मत कहो कि तुम्हें किस बेस पे मिल गया, क्योंकि वो बेस कहीं ना कहीं तुम्हारे लिए हमने तैयार किया है, जैसे हमारे वरिष्ठ लोगों ने हमारे लिए बेस तैयार किया है। तो आज मैं मानती हूँ, चाहे लड़कियां हो चाहे लड़के हो, स्पेशली लड़कियों को मैं इसलिए कहती हूँ कि तुम आज जो कर पा रहे हो ना, तुम्हें जो एक माहौल मिल रहा है, वो कहीं ना कहीं कारण ये भी है कि हमने आवाज उठाई है कि माहौल दो लड़कियों की, कि तुम्हारे नाटकों में अगर लड़कियां नहीं आ रही, कारण ये है कि तुम उनको माहौल नहीं दे रहे। तो
इस कारण से शायद लड़कियां इतने अच्छे से काम भी कर पा रही हैं रंगमंच के क्षेत्र में भी। मेरे जब अवार्ड मिला तो जैसे सब जगह सर लोग टांग खींचते हैं, ऐसे ही टांग खिंचाई हुई। बट फाइनली जब मैं अवार्ड ले रही थी ना, तो मैंने अपने अंदर ही सोचा कि लोग तो कहते रहेंगे, लोगों ने तो सीता जी को नहीं छोड़ा, लोगों ने तो अब्दुल कलाम आजाद साहब को नहीं छोड़ा जब वो प्रेसिडेंट बने, लोगों किसी को नहीं छोड़ते हैं, तो आपको कैसे छोड़ देंगे? ये सामान्य मानवीय प्रवृत्ति है कि मानवीय प्रवृत्ति है, किसी का यश आपको इनसे ऊपर उठना है, तो आपको कई इनसे ऊपर लोग, उठना है और हाँ हाँ आपको अपने बिल्कुल अंदर ये बदलाव लाना है कि आपको नेगेटिविटी से दूर रहना है। बिल्कुल क्योंकि आपको पता है कि आपने कितना काम किया है, आपका बैकग्राउंड सिर्फ इतना था कि आपके भाई हैं, लेकिन टैलेंट तो आपका है ना। तुषार कपूर का भी तो बैकग्राउंड है, अभिषेक बच्चन का भी बैकग्राउंड है, बिल्कुल। ठीक है, लेकिन काम कौन कर रहा है? नहीं, अब आप फील्ड में नहीं हो ना, तो फील्ड में अगर आप अभी भी टिके हुए हो तो आपका कहीं ना कहीं तो टैलेंट है। अगर आपको लोग मान रहे हैं, एक जगह आप रिकॉग्नाइजेशन से चले जाओगे, आप उससे चले जाओगे, 2 जगह चले जाओगे, 3 4 5 जगह, लेकिन आज अगर आप 10 जगह बैठे हो, 15 जगह बैठे हो, लोग आपको मान रहे हैं, आप रेडियो में भी हो, मैं टेलीविजन में भी हूँ, वहां तो टैलेंट का काम चलता है सर। कितनी बार ऐसा हुआ कि रेडियो में जब एग्जाम होते हैं, ऑडिशन होता है, कितने लोग निकाल दिए जाते हैं, हमारे ऊपर भी गाज गिरी, लेकिन हम फिर आ गए। टेलीविजन में हमारे ऊपर भी, दूरदर्शन में हमारे ऊपर भी हुआ कि कई ऐसी चीजें आई कि हटाओ हटाओ हटाओ, लेकिन आपका टैलेंट है जिसके बेस पर आप अभी भी हो, 2009 से आप अभी भी हो। आप, मैं रंगमंच के क्षेत्र में काम कर रही हूँ, शिक्षा रंगमंच के क्षेत्र में काम कर रही हूँ। मुझे मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर से 2009 में सर स्कॉलरशिप मिली शिक्षा में रंगमंच पे काम करने के लिए, वो भी मेरे लिए अवार्ड, एक अचीवमेंट है। वो क्या क्या रिसर्च का था, क्या शोध का विषय क्या था उसका? सर वो मेरा था शिक्षा में रंगमंच, शिक्षा में रंगमंच के विभिन्न आयाम, वो पढ़ाई के लिए मिलती है आपको स्कॉलरशिप, तो वो मुझे पढ़ाई के लिए मिली थी, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की थी सर, और उसमें मैंने शिक्षा में रंगमंच के विभिन्न आयाम, उस पर मैंने पढ़ाई करने अच्छा के लिए। प्रियदर्शी, पिछले ढाई दशक से मैं देख रहा हूँ तुम्हारी इस बातचीत के आधार पर, हर क्षेत्र में काम किया तुमने, रेडियो में काम किया, अखबारों के साथ जुड़ाव रहा, टेलीविजन में काम किया, और थिएटर के जो जितने अलग अलग उसके कहना चाहिए कि हिस्से हैं, चाहे वो रंग अभिनय है, चाहे वो मेकअप है, सेट डिजाइनिंग है, डायरेक्शन है, सब में काम किया। आज 25 साल बाद और गोल्ड मेडल से लेकर के भारत सरकार का एक संस्कृति मंत्रालय का पुरस्कार, इस यात्रा के बाद अगले 10 साल अपने आप को कहाँ देखना चाहोगे? थिएटर शिक्षा स्कूल में पढ़ा भी रहे हो, अभी पीएचडी भी कर रहे हो, तो अपने इतने सारी जगह जब तुम इतने सक्रिय हो, तो मान लीजिए अपन बात करें आगे अगले 10-15 साल में, क्या टीवी सीरियल्स के माध्यम से, फिल्मों के माध्यम से, या मतलब क्या अल्टीमेटली क्या सोचते हो कि मुझे उस टारगेट को अगला अचीव करना है? सर आज से 10 साल पहले अगर आप ये सवाल होता तो शायद मैं कहती कि आने वाले 10 साल में मैं अपने आप को बॉलीवुड में देखना चाहती हूँ, लेकिन पारिवारिक स्थिति ऐसी नहीं, पेरेंट्स की वो विचारधारा नहीं थी कि बच्ची, हमारी लड़की रंगमंच के क्षेत्र उसमें फिल्मों में जाए, क्योंकि हमारा भी परिवार वही था जहाँ पे रंगमंच, या मुझे आज भी याद है मैं सिंदूर लगा के चली गई, एक चरित्र था मेरा जिसमें पत्नी बनी थी, सिंदूर लगा के चली गई, मेरे पापा मम्मी ने डांटा, ठीक है सिंदूर लगा के आइए हमारी लड़की, जबकि भाई मेरे रंगमंच में है। तो जो ये समझते हैं ना कि रंगमंच में इसको आधार मिला, तो वो भी ये भी जान लें कि मुझे अगर कोई लड़का घर में छोड़ने आता था, मेरे पापा मम्मी बहुत ऑब्जेक्शन करते थे, भाई लड़का क्यों छोड़ने आया तुम्हें सिंदूर लगा के क्यों आई हो। मेरी एक फिल्म आई थी मैं जीती, उसके लिए मेरे घर में जो तांडव हुआ था, उसके बाद से मीडिया का काम मैंने बंद ही कर दिया था। तो इसलिए मैंने उस समय समझ में आ गया था कि भैया मैं फिल्मों में तो नहीं जा सकती, हाँ विरोध करके जा सकती हूँ, उतने गट्स थे नहीं सर मेरे पास, मैं विरोध करके चली जाऊं, खाने का होश नहीं, क्या लेके जाऊंगी क्या कमाऊंगी, इतने गट्स नहीं थे सर। तो मुझे धीरे धीरे समझ में आ गया कि मुझे एकेडमिक लाइन में ही आना है, शिक्षा के रंगमंच में, यानी रंगमंच करना है तो इस तरीके से आप कर सकते हो। शिक्षा एक बहुत अच्छा माध्यम है सर। मैं अगर आज आपने जो बात भी की थी कि आप कैसे इसमें अपना करियर बना सकते हो, तो जो आयाम है, जो शाखा है, उसमें एक शिक्षा बहुत एक सुदृढ़ शाखा है, जहाँ पर लड़की हो या लड़का हो वो अपना करियर बना सकता है रंगमंच के क्षेत्र में। और जैसे जैसे स्कूल्स में आ रहे हैं, क्योंकि मैं यहाँ पर अपने दर्शकों को बता दूं कि एनसीईआरटी के माध्यम से आने वाले 1 साल या आने वाले 2 सालों में रंगमंच जो है या आर्ट है, वो किताबों के रूप में क्लास 3rd से कंपल्सरी सब्जेक्ट के रूप में इंट्रोड्यूस हो रहा है स्कूलों में। तो यानी अब आपका रोजगार बढ़ रहा है,
अगर आप रंगमंच में शिक्षित हैं, चिल्ड्रन थिएटर में शिक्षित हैं, थिएटर एंड एजुकेशन में शिक्षित हैं, तो आपको मिल जाएगा स्कूलों में अच्छा रोजगार, गवर्नमेंट लेवल पर भी और प्राइवेट लेवल पर भी। तो एक तो ये है सर। दूसरा ये था कि मुझे समझ में आ गया था कि अब शिक्षा में आप अपना करियर बना सकते हैं। तो आने वाले 10 सालों में मेरा इंटरेस्ट क्योंकि लेखन में भी है, डायरेक्शन में भी है, तो अब मैं अपने आप को आने वाले 10 सालों में, एक तो मेरा सपना है जो मेरा पिछले 5 सालों से है कि मुझे अपने नाटकों की किताब निकालनी है सर। अप्रकाशित नाटक है मेरे बहुत सारे, उनकी किताबें निकालनी है। प्लस कुछ डायरेक्शन, मेरे नाटक मैं अभी पढ़ रही हूँ, उनके नाटकों को करना है मुझे। अपने आप को एक लेखक और निर्देशक के रूप में मैं स्टैब्लिश करना चाह रही हूँ आने वाले सालों में। और सिर्फ जयपुर राजस्थान में नहीं, मैं चाहती हूँ कि नेशनल स्तर पर मेरी पहचान इस लेवल पर बने। एक अच्छे निर्देशिका, एक अच्छे राइटर, जो प्रासंगिक नाटक या जिसको कहें कि बोलचाल के जो नाटक होते हैं वो नाटक मैं लिखूं। चलिए, बहुत अच्छा स्वप्न है, क्योंकि जो लेखन है ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और वो पुस्तक के रूप में जब आता है तो उसकी अपनी ही सृजन की अनुभूति, जो तो आपके लिए हर नाटक एक नए सृजन की अनुभूति है, लेकिन जो प्रकाशन के माध्यम से सुकून मिलता है उसकी एक अलग ही खुशी है। तो हम तो यही दुआ करते हैं। और चलते चलते लास्ट में एक और सवाल कहिए या रिक्वेस्ट कीजिए। आपने इतने नाटक किए, कभी कभी होता है ना, कोई डायलॉग याद रह जाता है, दिमाग में बस जाता है, तो क्या संभव है अभी कि वो डायलॉग हमारे दर्शकों को आप सुनाएं जो आपको सबसे प्रिय लगा हो, कोई याद हो इस समय? सर किसी इस भी। समय याद है, अभी हम रिसेंटली में हमारा 53वां शो करके आए, त्रियात्रा नाटक का। हाँ हाँ। तो वो मेरा और मेरे भाई के डायरेक्शन में है। जो जबलपुर में करके आए हैं सर हाल ही में। और उसके शोज हमने एनएसडी में भी किए हैं, भारंगम में, और ऐसे शुरू हुआ था। और उसका सर एक उसमें मैं, वो रशियन स्टोरी है, मैक्सिम गोर्की की लिखी हुई कहानी है। उसमें टेरेसा करके कैरेक्टर है सर, वो मैं प्ले करती हूँ उसमें सर। एक सुना देती हूँ मैं। हाँ और हाँ संवाद हाँ। अदायगी की भी बात मैं वो अपनी आज जो आधी रह गई थी वो भी थोड़ी सी कंप्लीट कर देती हूँ इस माध्यम से कि संवाद अदायगी मेरा जो सतार नारायण माथुर साहब से मैंने सीखा, उसको फिर रेडियो ने वो एनरिच किया या और ज्यादा रिफाइन किया। और मैंने स्वतः रूप से, यूं कहें कि स्वतः प्रेरणा से मुझे लगा कि मुझे अपने शब्दों पर कमांड, सुदृढ़ता या एक पकड़ बनानी है। और फिर मुझे धीरे धीरे समझ में आया कि अभी बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे लोग हैं जिनकी भाषा पे कमांड नहीं, उनको समझाना है। और लोग छोड़ो, मेरे क्यूरियो, हमारा ऑर्गेनाइजेशन है क्यूरियो, मेरे उसके स्टूडेंट जो है उनमें तो कम से कम ये होना चाहिए कि हाँ क्यूरियो के स्टूडेंट है, यानी कि प्रिया मैडम, प्रियदर्शनी मैडम और उनके साथ में काम करते हैं। मेरा बच्चा ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं सर उनके साथ क्लासेस भी लेती हूँ वॉइस एंड स्पीच की। अभी मैं मेरी जो पीएचडी चल रही है वो भी मेरी वॉइस एंड स्पीच सब्जेक्ट पर ही केंद्रित है। जो मैं रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन है अजमेर का, वहाँ पर भी क्लासेस लेती हूँ, मास्टर क्लासेस, वहाँ पर भी एमएड और बीएड स्टूडेंट्स के साथ में। तो वहां पर भी मेरी कोशिश रहती है कि अभिनय में हम वॉइस एंड स्पीच पर काम करें, क्योंकि वो क्लासेस होती हैं सर टीचर्स के साथ में। तो मेरा ये मानना है कि टीचर जैसी भाषा बोलेगा ना, बच्चा उसी को ही पकड़ेगा। तो टीचर, आप किसी भी रीजन से हो, आप राजस्थान से हो, पंजाब से हो, किसी में भी हो, आपको अपनी भाषा में पकड़ होनी चाहिए, चाहे इंग्लिश के हो चाहे हिंदी के हो। आप अपनी भाषा सही से करिए। आप अगर प्रवीण बोलेंगे ना तो बच्चा भी प्रवीण को प्रवीण ही बोलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। फिल्म बोलेगा तो फिल्म ही बोलेगा, फिर वो फिल्म नहीं हाँ, निकलेगा फिल्म उसका। ही बोलेगा, फिल्म नहीं बोलेगा। वो शाम को शाम ही बोलेगा, यार शाम हाँ आजा, भास चल, शाम हो गई है, चलते हैं। सही सही है। तो मेरा ये रहता है सर। तो जब हम नाटक करते हैं तो सबसे ज्यादा अंदर ये लगता है, अरे यार ये क्या बोल रहा है, तूने गलत बोल दिया, फिर क्यों भाग रहा है, ये फूल ले ले। जबकि हम कहते हैं फूल होता है बेटा, इंग्लिश में फूल होता है, इंग्लिश में फूल होता है। यहाँ नुक्ते का खेल ये है कि गजल होता है। सतार सर कहते थे यहाँ से बोलो, तब हमें समझ में नहीं आता था यहाँ से कहाँ से बोलना है सर। सही अब सही। समझ में आता है, गजल है, खत है, कत्ल है, कातल है, गलत है। अगर आप ये नहीं बोल रहे तो सब कुछ गलत है, गलत नहीं है, गलत है। तो ये चीज दर्शकों को, रंगमंच के लोगों को समझनी बहुत जरूरी है, जिसकी अब कमी सर नजर आती है मुझे आजकल के स्टूडेंट्स में। बहुत अच्छे अभिनेता है, बहुत अच्छे अभिनेत्रियां हैं, और गुमान उनमें ये है कि हम तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बट
मैं ये कहती हूँ, मन में सोचती हूँ तुम उस गुमान में रहो, जब आगे फील्ड में आओगे तब पता चलेगा कितने पानी में हो। हाँ लेकिन हाँ। मेरे स्टूडेंट्स के साथ में मैं इस कोशिश में रहती हूँ कि आप अच्छी भाषा का प्रयोग करें। तो यहाँ सर आपने जो कहा था मुझे भी अच्छा लग रहा है, मैं वापस से अपना वो डायलॉग रिकॉल करती हूँ। कुछ सेंटी सा डायलॉग है सर, उसकी उसका भूमिका ये है कि मैं लेटर लिखवाती हूँ मेरे पड़ोस में रहने वाले एक लड़के से जो स्टूडेंट है, और एक दिन उस लड़के को पता चलता कि मैं जो लेटर लिखवा रही हूँ, जिसको मैं लेटर लिखवा रही हूँ, उस नाम का तो कोई व्यक्ति है ही नहीं, मैं तो सिर्फ अपने दिल को बहलाने के लिए लेटर लिखवाती हूँ। तो जब उसको पता चलता है तो वो मुझसे कहता, फेक, यू आर अ फेक, तुम चली जाओ यहाँ से मेरे घर से तुरंत। और मेरे को बहुत बुरी तरह डांट देता है। जो महिला है वो अकेली रहती है, वो बहुत सुंदर नहीं है, उसको सोसाइटी में बहुत इज्जत नहीं मिलती है, लेकिन वो अपने आप को बहुत ग्लैमर बना के रखती है। वो उसका भ्रम टूट जाता है कि मैं इस लड़के को अच्छा समझती थी, ये भी ऐसा ही निकला। तब से वो से जब सॉरी फील करने के लिए उस लड़की के घर आता है स्टूडेंट, तब वो लड़की तकती है। टेरेसा नाम है उस लड़की का। अब वो डायलॉग बोलती है, एक्चुअली एक्चुअली मुझे लगा कि तुम एक समझदार, दयालु और, बड़े ही अच्छे किस्म की हो। तुम भी औरों की तरह निकलोगे, बस इस बात का अंदाजा नहीं लगा सकी। तुम कहते हो कि कोई दूसरी टेरेसा नहीं है, दूसरी टेरेसा है मेरे भीतर, मेरे भीतर है वो। वो तुम्हें क्या, किसी को दिखाई नहीं देती, क्योंकि उसे इस बाहरी बाहरी आवरण ने अपने अंदर कैद कर रखा है। इससे वो चाह कर भी बाहर नहीं निकल सकती, नहीं निकल। तुम्हारे लिए खत लिखना भारी पड़ता है ना, भारी पड़ता है ना। ये ये लो अपने खत्म और जाओ यहां से। मेरा क्या है? मेरे लिए, मेरे लिए कोई और खत लिख देगा। इसके आगे फिर दोनों का कॉन्वर्सेशन होता है सर। तो ऐसा से चलिए छोटा सा। साहब, बहुत 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 ही बढ़िया अभिव्यक्ति है आपकी। तो ये थी प्रियदर्शनी मिश्रा। जैसा आपने देखा, इनके व्यक्तित्व के अनेक पहलू हैं। ये शिक्षक हैं, ये शोधार्थी हैं, ये अभिनेत्री हैं, ये निर्देशक हैं, ये आरजे हैं, ये टेलीविजन की दुनिया से भी जुड़ी हुई हैं। तो हर एक के पास 24 घंटे हैं, लेकिन इस 24 घंटे में ये कितने सारे एक तरह से दायित्व हैं, घर परिवार बच्चों के लालन पोषण से लेकर के पारिवारिक जिम्मेदारियों का निर्वाह करते हुए अपने प्रोफेशन में निरंतर कुछ उत्कृष्ट करने की दिशा में संघर्ष और प्रयासरत हैं। देश भर में अपनी पहचान बनाई, देश में अनेक शहरों में जाकर के वहां के रंगमंचों पर आपने प्रदर्शन किया। और जैसा इनकी बातचीत से निकल करके आया कि उन्होंने नाटक के लगभग हर तरह के जो फॉर्मेट हैं उसमें काम किया है। तो यूँ तो बहुत सारी बातें हैं करने के लिए। इन्होंने बाल फिल्म आंदोलन में बहुत काम किया है, लेकिन चूंकि अब समय बहुत अधिक हो गया है, तो फिर जो दूसरे मुद्दे हैं, कभी भविष्य में मौका मिला तो फिर उन प्रश्नों पर, उन मुद्दों पर फिर बातचीत करेंगे। तो प्रियदर्शनी, हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपकी रंगमंच की यात्रा इसी गति से आगे बढ़ती रहे, और आपके अभिनय से, आपके शिक्षण से ये जो नई पीढ़ी तैयार हो रही है, वो आगे आकर के आपका, शहर का, प्रदेश का और देश का नाम इसी तरह से रोशन करे। आपने इतना समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच सर, आभार। आप जैसे गुरु सबको मिले, मेरी यही दुआ है। तो आज भी हमें संभाले हुए हैं, हमें प्रेरणा दे रहे हैं, और आपके जरिए से, आपके माध्यम से हम आज जो कुछ भी हैं
आप जैसे गुरुओं के माध्यम से ही है। और मैं हमेशा, चाहे सुबह हो, चाहे दिन हो, चाहे शाम हो, जब भी मुझे कोई उपलब्धि मिलती है, मैं आप सभी गुरुओं को सबसे पहले याद करती हूँ, क्योंकि भगवान, माता पिता और गुरु, यही मेरे जीवन में एक जिनके माध्यम से मैं आज आगे बढ़ रही हूँ, जिनके प्रताप से, जिनके आशीर्वाद से मैं आगे बढ़ रही हूँ। और ये ऊपर वाले की देन है, उन्होंने मुझे आप जैसे गुरु दिए हैं। तुम्हारे और यही जो आस्था और विश्वास है वो जीवन में नई ऊंचाइयों को ले जाएगा। इस विश्वास को बनाए रखें, अपना बेहतर बनने का, करने का प्रयास लगातार जारी रहे। धन्यवाद, है ना। थैंक यू सर।